हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर कवर करने जा रहे हैं। वन शॉट में पूरा का पूरा चैप्टर कवर करेंगे आज हम। और पहले हम सबसे पहले समझेंगे रेशनल नंबर होता क्या है, फिर हम करेंगे चैप्टर के एक्सरसाइजेस, फिर हम करेंगे कुछ एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो हमें कंटेंट दिया गया है वो थोड़ा सा कम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा भी बाहर से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो हमारा पीरियोडिक हो, हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड हो, अब बोर्ड हो, कुछ भी हो, तो बाहर से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो खाली एनसीईआरटी पढ़ना इनफ नहीं है, तो कुछ क्वेश्चंस हम बाहर के भी पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम जान लेंगे रेशनल नंबर क्या होता है, फिर चैप्टर एक्सरसाइजेस, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं तुमसे कि तुम कॉपी और पेन लेके बैठना। ठीक है, कॉपी और पेन लेके बैठना, और अगर आसपास ईयरफोन्स हो तो ईयरफोन्स भी लगा के बैठना ताकि तुम्हें कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। ताकि ठीक है, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर 1। चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर। इसे लिख लेते हैं। अब रियल नंबर का क्या मतलब होता है? असली नंबर नहीं, रियल नंबर का मतलब होता है अ सेट ऑफ। रियल नंबर का मतलब क्या होता है? देखो, जो मैं लिखता जाऊं तुम भी लिखते जाना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अ सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अब तुम कहोगे भैया जे क्या होता है? ठीक है, जो रेशनल नंबर है ये था तुम्हारे क्लास 9th का चैप्टर 1। जो रेशनल नंबर है ये है तुम्हारे क्लास 9th का चैप्टर 1 जो तुम पढ़ के आ चुके हो। अब तुम्हें याद नहीं होगा जो होता क्या है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। तुम यहां पे खाली इतना समझो कि जो रेशनल होते हैं और जो इरेशनल होते हैं उनके सेट को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रेशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू रियल नंबर। सिर्फ इतनी सी बात तुम्हें याद रखनी है। यहां पे तुम इतना समझो, रेशनल क्या होता है वो मैं बाद में बता दूंगा। तुम खाली पहले इतना समझो कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों से मिलके क्या बनता है? रियल नंबर। ठीक है, अब समझना। तो रियल नंबर में पहले क्या आएगा? रेशनल नंबर। और इसे रफ कर लेते हैं, कोई काम नहीं है इसका। और इरेशनल नंबर। ठीक, अब रेशनल नंबर क्या होता है तो समझो, ऐसा नंबर जिसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। सिर्फ इतनी सी बात है। ऐसा नंबर, चाहे अपनी कॉपी में नोट कर लो, ऐसा नंबर जिसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन फ्रैक्शन फॉर्म आर कॉल्ड रेशनल नंबर। और किताब की भाषा में बोलें तो ऐसे नंबर जिसे हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। अब भैया ये बताओ, जो p/q होता है अपना, ये भी तो एक तरीके का फ्रैक्शन ही है भाई। न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, और क्या चाहिए? तो जो p है इट कैन बी एनी इंटीजर, कैन बी एनी इंटीजर। अब तुम में से कई लोगों को यही नहीं पता होगा इंटीजर क्या होता है ठीक से। इंटीजर का मतलब होता है 1 2 3 -1 -2 -3 इनफाइनाइट तक, और 0। सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर अलॉन्ग विद 0 आर कॉल्ड इंटीजर। तो जो p है हमारा वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, और जो हमारा q है ये 0 नहीं हो सकता। 0 छोड़ के ये कुछ भी हो सकता है। फिर से नोट कर लेना ये चीज, जो p है वो हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है। समझ में आया? जो p है इट कैन बी एनी इंटीजर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 0, कुछ भी। जो q है ये 0 नहीं हो सकता, बाकी ये कुछ भी हो सकता है। कोई टफ वाली बात नहीं है यहां तक। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। और उसकी प्रॉपर, हाँ, एक कंडीशन क्या है कि जो आपका न्यूमरेटर है वो कुछ भी हो सकता है, और जो डिनोमिनेटर है वो 0 छोड़ के कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब इसके लेते हैं एक दो एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है 2, क्या ये रेशनल है? अब तुम कहोगे भैया ये फ्रैक्शन फॉर्म में तो नहीं है। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, पर हम बना सकते हैं, क्योंकि जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 होता है। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? भगवान होता है। यहाँ पे वही चीज अप्लाई हो रही है, पर यहाँ पे भगवान नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। समझ में आया? हम लोग को क्या पता है कि भाई जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है? नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका मैथ्स में क्या होता है? 1 होता है। ठीक, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? 1। अब ये क्या बन गया? p/q फॉर्म में। क्या ये इंटीजर है? क्या ये इंटीजर है? अपॉन में 0 तो नहीं है? नहीं है। तो क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है सर। अच्छा, माइनस का 2/4 होता तो नेगेटिव, क्या ये रेशनल नंबर है? यस। जो रेशनल नंबर होता है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। समझ में आया? अब अभी भी है,
अब अभी भी है, अब अभी भी है, अब अभी भी है, क्योंकि ऊपर इंटीजर है, नीचे जीरो नहीं है। जब तक ऊपर नीचे इंटीजर है और नीचे जीरो नहीं है तब तक सब कुछ रेशनल नंबर है। आगे बढ़ते हैं। माइनस का 8, ये क्या ये रेशनल है सर। क्यों? क्योंकि अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1। अब रेशनल है, अभी भी है, अब रेशनल है, अभी भी है, अब रेशनल, अभी भी है, अब अभी भी है। माइनस का प्लस कर दिया, अभी भी रेशनल है। अच्छा 1/0, क्या ये रेशनल है? नहीं। क्यों? क्योंकि अपॉन में जीरो आ गया, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अपॉन में जीरो आएगा तो हम लात मार के बाहर निकाल देंगे। अपॉन में जीरो नहीं चाहिए, समझ में आया? अपॉन में जीरो छोड़ के कुछ भी चलेगा। तो 1/0 इज नॉट अ रेशनल नंबर बिकॉज अपॉन में जीरो आ गया और हमें अपॉन में जीरो नहीं चाहिए। अच्छा यहां पे क्वेश्चन उठता है, भैया ये जीरो से क्या दुश्मनी है? नहीं, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा तो दोस्त है। जीरो से दुश्मनी है कॉन्सेप्ट की, समझना। इतना आ गया, रफ कर लेते हैं। समझ में आ गया होगा यार, कोई टफ थोड़ी है, आजकल इतना तो सबको ही आता है। देखो 1/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट। 1/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट। जब किसी नंबर के अपॉन में जीरो आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा कि 1/0 का मतलब क्या हुआ? जीरो का उल्टा करना है। जीरो का उल्टा क्या हुआ? इनफाइनाइट। नहीं आया, छोड़ो। तुम इतना समझो कि जो 1/0 होता है इसकी वैल्यू कितनी जाती है? इसकी वैल्यू मानते हैं इनफाइनाइट। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट का क्या मतलब होता है? इनफाइनाइट का मतलब इतनी वैल्यू आ जाएगी हम गिन ही नहीं सकते। इतनी वैल्यू आ जाएगी हम तुम कैलकुलेटर कोई गिन ही नहीं सकता। इसलिए से हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइटली, या इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। ठीक, नॉट डिफाइंड का मतलब कि 1/0 को जब हम सॉल्व करेंगे तो एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसको हम नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए यहां पे क्या लिखते हैं? नॉट डिफाइंड। बस ठीक है, इतनी जानकारी बहुत है। कौन सा में जीके का एग्जाम देना है, तुम बस इतना समझो कि जब अपॉन में जीरो आएगा तब इट्स नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो 1/0 इज नॉट अ रेशनल नंबर। लेकिन अगर हम जीरो के पीछे 1 लगा दें, क्या अब रेशनल नंबर है? हाँ सर अब है। क्यों? क्योंकि अपॉन में जीरो हट के अब 10 आ गया। इंटीजर है, p/q फॉर्म में है, दिस इज अ रेशनल नंबर। अब 1/0 एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि अपॉन में जीरो आ गया, पर अगर इसका हम उल्टा करेंगे 0/1, क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ ये है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था? 0/1 में नहीं आ सकता, ऊपर आ सकता है। अब तुम कहोगे भैया बोर क्यों कर रहे हो यार, एक्सरसाइज पढ़ाओ। हम कॉपी पेन लेके इसके लिए थोड़ी बैठे हैं। तुम्हारा पॉइंट सही है, तुम इसके लिए नहीं बैठे हो, लेकिन ये चीजें आनी चाहिए कि एग्जाम में पूछ लेते हैं। मान लो एग्जाम में ये पूछ लिया कि 0/1 रेशनल नंबर है या नहीं है, अब तुम कंफ्यूज। या उन्होंने यही पूछ लिया कि 1/0 रेशनल नंबर है या नहीं है, आधे बच्चे गलत कर आएंगे। तो ये बहुत माइन्यूट चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। ठीक है, रफ कर रहा हूं उसे मैं। ठीक, इसे भी रफ कर लेते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है? जिसे हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? इसका ठीक उल्टा, जिसे हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। जिसे हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? जैसे √2, इसे हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब तुम कहोगे भैया इसके भी अपॉन में 1 लगा लो। अभी तो आपने कहा था कि जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। हाँ मैंने कहा था, मैं अपने पॉइंट पे हूं। मैंने कहा था रूट के अपॉन में 1 नहीं लगता है। इंटीजर के नीचे 1 लगा सकते हैं, रूट के अपॉन में 1 नहीं लगता, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी बात, जब हम √2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, जब हम इस √2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तुमने 8th में एक मेथड पढ़ा होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड, उससे जब इसकी वैल्यू फाइंड करें तो इसका आंसर आएगा 1.414 इसकी वैल्यू चलती चली जाएगी। इसकी जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट तक सॉल्व होती रहेगी, जिसकी वजह से ये कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आएगा और जिसकी वजह से ये इट्स नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब तुम कहोगे भैया क्या बोर कर रहे हो यार, कम शब्दों में बताओ, कम शब्दों में सुनो। ऐसा कोई भी नंबर जिसके ऊपर रूट है और रूट सॉल्व नहीं हो सकता, दैट इज अ इरेशनल नंबर। √25 है, सॉल्व हो गया, 5 आएगा क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है, तो दिस इज रेशनल और सॉल्व हो गया तो ये क्या बन गया? रेशनल। लेकिन ये तो सॉल्व नहीं होने वाला, कुछ भी कर लो इसके ऊपर से रूट नहीं हट सकता, इसलिए और अगर हट भी गया तो क्या बनेगा? तो एक ऐसा, अगर हट भी गया तो नॉन टर्मिनेटिंग
डेसिमल आ जाएगा, जिसकी वजह से ये पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं आएगा। तो ऐसे नंबर जिनके ऊपर रूट होता है, ऐसे नंबर जिनके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ा होता है, सॉल्व नहीं होता, या ऐसे नंबर जिसे हम पी बटे क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, दैट इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। समझ में आ गया? आगे आपको कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। तो ऐसे नंबर जिसे पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल नहीं लिख सकते, इर्रेशनल। और एक चीज जो रूट 5 है, या ऐसे नंबर जिनके ऊपर रूट है और रूट सॉल्व नहीं हो सकता, उसे हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग भी तुमने 9th में पढ़ा होगा, जिसे नहीं पता, नॉन टर्मिनेटिंग मैं बता देता हूं, इसका मतलब जो कभी खत्म ना हो, चलते ही चला जाए। ठीक है, जो कभी भी खत्म ना हो, चलते ही चला जाए, हम सॉल्व करते रहे, वो इनफाइनाइट तक सॉल्व होता चला जाए। ठीक है, इसे मैं रफ कर रहा हूं। अब यहां पे एक पॉइंट, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला बताओ, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर में एक आता है पाई। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7, या फिर 3.14, या फिर 3.142 होता है। जो पाई होता है, अगर इस 22/7 को हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हम लिखते तो 3.14 है, लेकिन 142 लिखते हैं, 14 लिखते हैं, लेकिन अगर इसको हम सॉल्व करते चले जाएंगे तो इसकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होगी, ये इनफाइनाइट तक चलते चले जाएगा। पाई का वैल्यू हम कितना सपोज करते हैं? 22/7। अब तुम कहोगे भैया ये जब इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा, पी वाई क्यू फॉर्म में आएगा ही नहीं, तो ये 22/7 कहां से आ गया? क्वेश्चन वैलिड है। जब ये रेशनल है ही नहीं, पी बाई क्यू फॉर्म में आ ही नहीं सकता, तो ये क्या है? ये हमने इसके नियर बाय माना है, इस डेसिमल एक्सपेंशन के नियर बाय हमने माना है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है फ्रैक्शन में। समझ में आया? तो जो पाई होता है, अगर तुमसे कोई पूछेगा, अगर तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पाई रेशनल है या इर्रेशनल, तो आप आंखें बंद करके लिख देंगे इर्रेशनल। अगर कोई आपसे पूछेगा पाई इज अ रेशनल और इर्रेशनल, तो आप आंखें बंद करके क्या लिख देंगे? इर्रेशनल। फिर कोई आपसे पूछेगा अगर इर्रेशनल है तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में क्यों लिखा है, तो तुम बताओगे भैया ये एग्जैक्ट नहीं लिखा है, ये इसके जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग, उसके नियर बाय जो पॉसिबल फ्रैक्शन है ये वो लिखा हुआ, ये एग्जैक्ट नहीं लिखा है। जब हम इसको काटेंगे तो ये फ्रैक्शन कभी भी डेसिमल में कन्वर्ट नहीं होगा, ये इनफाइनाइट तक सॉल्व होता चला जाएगा। समझ में आया? ठीक है, मोटा मोटा तुम ये समझो कि पाई इर्रेशनल होता है, पाई जो होता है वो हमारा इर्रेशनल होता है, बस। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है इसलिए मैंने बता दिया। और अगर तुमसे कोई ये पूछे पाई इर्रेशनल है, प्रूफ करके दिखाओ, तो तुम क्या करोगे? तो तुम 22/7 का सॉल्व करके दिखा दोगे। कैसे? अभी मैं दिखाता हूं। 22/7 को 22 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 3 जा 21, 1 बचा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ाया, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, पॉइंट है, 0 बढ़ा लिया, 7 2 जा 14, 6 आ गया, 7 8 जा 56, फिर 4 आ गया, ऐसे चलता चला जाएगा। मतलब ऐसे ये चलता चला जाएगा, कभी भी ये खत्म नहीं होगा। और क्योंकि कभी भी खत्म नहीं होगा तो कैसा हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग, इसलिए क्या है? इर्रेशनल। ठीक है, बस यहां पे ये कॉन्सेप्ट खत्म। रेशनल क्या होता है, इर्रेशनल क्या होता है, समझ में आ गया। अब एक चीज और, एवरी रेशनल नंबर इज रियल, एवरी इर्रेशनल नंबर इज ऑल्सो रियल, बट एवरी रियल इज नॉट ऑलवेज रेशनल। नहीं आया? ठीक है, सुनो, 1 2 3 4 5 ये क्या है? ये रेशनल नंबर है, पता है हमें। चलो इसके अपॉन में 2 लगा लो, इसके अपॉन में 3 लगा लो, अभी भी ये सारे क्या हैं? रेशनल है, क्योंकि पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आता है √5, √2 और पाई। ये सारे नंबर कैसे हैं? रेशनल। ये सारे नंबर कैसे हैं? इर्रेशनल। अब सुनो, क्या ये सारे नंबर रेशनल हैं? क्या ये सारे नंबर रियल हैं? ये हैं। क्या ये सारे नंबर रियल हैं? ये सारे नंबर रेशनल हैं। और ये सारे नंबर कैसे हैं? इर्रेशनल। और ये सारे के सारे कैसे हैं? रियल। क्या सारे रेशनल नंबर रियल नंबर में आ रहे हैं? हाँ। क्या सारे इर्रेशनल रियल में आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं। क्या सारे रियल सिर्फ रेशनल है? नहीं। समझ में आया? कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, 1-2 बार देखो समझ में आएगा। सारे रेशनल नंबर रियल हैं,
सारे इरेशनल भी रियल है, लेकिन सारे रियल नंबर सिर्फ रेशनल नहीं है, कुछ इरेशनल भी है। अगर हमसे कोई पूछेगा एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू। अगर कोई हमसे पूछेगा एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू। एवरी रियल इज ओनली रेशनल, फॉल्स। सम रियल आर ऑल्सो इरेशनल, नॉट ओनली रेशनल। सारे रेशनल रियल हैं, सारे इरेशनल भी रियल है, लेकिन सारे रियल सिर्फ रेशनल नहीं है, या सारे रियल सिर्फ इरेशनल नहीं है, रियल में दोनों आते हैं। समझ में आया? ठीक है, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है बेसिक्स के लिए, इसे हम रफ करते हैं। अब हम सीधे चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 पे। स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब सुनो, हमें ये बोला गया एज ईच, हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए और हमें उनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट 140 और 156। फर्स्ट पार्ट 140 और सेकंड पार्ट 156। हमें क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर निकालने हैं। प्राइम फैक्टर क्या होता है, मतलब हमें इसे प्राइम नंबर्स के टर्म्स में शो करना है। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके खाली दो फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक खुद। ठीक है, इतना काफ़ी है। तो 140, अब इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 0। इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 0। और जिस नंबर के लास्ट में 0 आता है वो सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है जो डिवाइड कर सकता है, 2। तो 2 7 ज़ा 14, 0 का 0, 2 35 ज़ा 70, 7 5 ज़ा 35 और 5 1 ज़ा 5, 2 2 7 5। तो 140 को हम क्या लिख देंगे, 2 × 2 × 7 × 5। तो ये हमारे क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट देखेंगे, 156, 2 7 ज़ा 14, 1 बचा, 1 और 6 16, 2 8 ज़ा 16, 7 है, 2 3 ज़ा 6, 1 बचा, 1 और 8 18, 2 9 ज़ा 18। अब देखो किससे कटेगा, 9 + 3 12, और 12 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। 3 की डिविजिबिलिटी, तो 3 से कटेगा, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 13 प्राइम नंबर है। तो 156 = 2 × 2 × 3 × 13। समझ में आ गया, खेल खत्म। समझ में आ गया होगा। अब हम देखने जा रहे हैं इसका थर्ड पार्ट। इसका जो फोर्थ वाला पार्ट है वो 5005, वो काफ़ी इजी है। अब मैं इसका थर्ड और फिफ्थ पार्ट करूंगा। फोर्थ वाला पार्ट में स्किप कर रहा हूं, थर्ड और फिफ्थ करने जा रहा हूं। ठीक है, इसे रफ कर लेते हैं। ठीक है, अब एक काम करो, वीडियो को पहले पॉज करो, पहले तुम कर लो और फिर मैच कर लेंगे। ठीक है, अब मैं करने जा रहा हूं। तो 3825, अच्छा हाँ, हम पहचानेंगे कैसे, हम किससे पहचानेंगे कि इतना बड़ा नंबर किससे डिवाइड होगा। इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। डिविजिबिलिटी सिखाई जाती है छोटी क्लास पे, मैं यहाँ नहीं सिखा रहा हूँ, टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 5। अच्छा, जिस नंबर के लास्ट में 5 आता है वो 5 से ही डिवाइड होता है। जिस नंबर के लास्ट में 5 आता है वो 5 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 38 है, 5 7 ज़ा 35, 3 बचा, 3 2 32, 5 6 ज़ा 30 और 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 15, 5 ज़ा 75, 5 3 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 17 3 ज़ा 51, 17 1 ज़ा 17। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आया, 3825 = 5 × 5 × 3 × 3 × 17। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75 और 75 3 ज़ा कितना होता है, 3 5 ज़ा 15, 225 और 225 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लॉट फिर के इतना ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, 5 3 और 17 ये सारे के सारे कैसे हैं, प्राइम नंबर। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर हमारे कैसे आते हैं, प्राइम नंबर। 7429। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, अब सुनो मेरी बात, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बता रहा हूं। अगर तुम्हें कोई ऐसा नंबर सॉल्व करने को दे दिया गया जो किसी से नहीं कट रहा है, देखो ये 7 4 11, 11 और 2 13, 13 9, ये ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 4 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, और ना 7 से कटेगा, ना 8 से कटेगा, ना 9 से कटेगा, और ना 10 से कटेगा। अब हमें मान लो कोई ऐसा नंबर दे दिया गया है जो किसी से नहीं कट रहा है, तो हम क्या करें, तो यहां पे 13, 17 और 19 तीन नंबर मैं बता रहा हूं। अगर तुम्हें एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है जिसके तुम्हें प्राइम फैक्टर निकालने को बोला गया है
और वो किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो तुम इन 3 नंबरों से ट्राई करोगे। 13, 17, 19, 99% चांस है जो किसी से नहीं कटेगा वो इन 3 में से किसी एक से कट जाएगा। समझ में आया? अगर कोई आपको नंबर ऐसा दिया गया एग्जाम में जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा है हम किससे डिवाइड करें, तो आप 13, 17, 19 से ट्राई कर सकते हैं, आपका 99% आपका सॉल्व हो जाएगा। अब भैया 1% तो किस्मत ही खराब है, फिर क्या कर सकते हैं। तो 7, 4, 2, 9, अब मैं चेक करूंगा इसे, ये हमारा डिवाइड होगा 17 से। देखो 74 है, 17 4 ज़ा 68, 74 लिखा हुआ है, 17 4 ज़ा 68, 6 बचेगा, 6 और 2 62, तो 17 3 ज़ा 51, 62 में से जब आप 51 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 11, और 11 और 9 119, 17 7 ज़ा 119। मुझे पता है तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जिसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियो को तुरंत पॉज करे और इसको रफ में 17 से डिवाइड करो, क्वेश्चन तुम्हारा यही आएगा, मैंने वही लिखा है। ठीक है, कंफ्यूज होने जैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जिसको समझ में नहीं आया वो उसको 17 से डिवाइड करो, क्वेश्चन यही आएगा। अब ये हमारा किससे कटेगा, अब ये कटेगा हमारा 19 से, 19 1 ज़ा 19, सॉरी गड़बड़ हो गई, 19 2 ज़ा 38, 43 है, 38 लिया हमने, 39 40 41 42 43, 5 बचा, 5 और 7 57, तो 19 3 ज़ा 57 और 23 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, हमें जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दिया गया जिसमें हम फंसे। तो मैंने क्या बोला कि ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिया जाता है, एमसीक्यू में दे सकते हैं, एग्जाम में, स्कूल वाले दे सकते हैं, पीरियोडिक में दे सकते हैं, जानबूझ के कि तुम्हारा थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाए, तो तुम 13 17 19 से करो, हो जाता है। तो 7 4 2 9 इक्वल्स टू 17 इंटू 19 इंटू 23, तीनों के तीनों कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो गया। इसमें मैंने फोर्थ वाला पार्ट छोड़ दिया है, 5005, वो इजी है, वो तुमसे हो जाएगा, 5 से कटेगा। ठीक है, इसे हम रफ कर लेते हैं, किसी का मन है नोट करने का नोट कर ले। अब हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 26 एंड 91। ठीक है, पहला क्वेश्चन 26 एंड 91। अब यहां पे मैं एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। हमें यहां पे कितने नंबर दिए गए हैं, 2 नंबर। अगर तो जो 2 नंबरों का प्रोडक्ट होता है, हमें 2 नंबर दिए गए हैं, ये नंबर है और ये नंबर है। इन 2 नंबरों का जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा इन दोनों के एलसीएम और इन दोनों के एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर। समझ में आया? इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख लेते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक, ये चीज हमें याद रखनी है। इसके ऊपर हमारा क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, हाफ ईयरली में आ सकता है और पीरियोडिक में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, स्कूल में इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का आएगा, हाफ ईयरली में पक्का आएगा, प्री बोर्ड में पक्का आएगा, बोर्ड में भी खूब चांसेस हैं ऐसा क्वेश्चन आने के। ठीक है, 26 और 91 का हमें ये 2 नंबर दिए गए, हम पहले इनका एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे। ये निकालने के लिए पहले हमें इसका निकालना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 तो खुद ही प्राइम है, 13 7 ज़ा 91 और 7। अब सुनो, पहले हम 26 हमारा क्या आया, 2 इंटू 13 और 91 हमारा क्या आया, 7 इंटू 13। यहां पे 13 हमारा कैसा है, कॉमन। 13 हमारा कैसा है, कॉमन। जो कॉमन है वो क्या आएगा, एचसीएफ। सबको पता है यार, छोटी क्लासों में पढ़ते हैं ये तो, सबको पता है। अब निकालना है एलसीएम। जो कॉमन आया पहले उसे लिखो, बचा क्या बचा, 2 और 7 बच गया, उसे भी लिख लो। समझ में आया, नहीं आया? आपको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टर्स लिखने हैं, फैक्टर्स लिखने के बाद जो कॉमन आ रहा है दैट इज एचसीएफ, और कॉमन लेने के बाद जो बच रहा है उसे भी मल्टीप्लाई कर लो। सबका मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, एलसीएम। फिर से कॉमन वाला एचसीएफ और जो कॉमन आया उसे भी लिख लो और जो बचा उसे भी लिख लो। कॉमन लेने के बाद जो बच गए नंबर्स उन्हें भी लिख लो, सबका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 ज़ा 14, 14 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे, 14 3 ज़ा 42,
182, तो एलसीएम हमारा कितना आ गया 182। अब हमें इस चीज को हमें क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, वेरीफाई। फर्स्ट नंबर क्या था हमारा 26, सेकंड नंबर क्या है हमारा 91, एलसीएम कितना है हमारा 182 और एचसीएफ कितना है हमारा 13। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 91, 26, 182, 13। दोनों का मल्टीप्लाई बराबर आ रहा है, इसका मतलब हमारा हैंस वेरीफाइड। टू 2366, तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड। ठीक है। अब मान लो हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और हमारा ये बराबर नहीं आ रहा है। अब हम क्या करें, अगर आपका ये बराबर नहीं आ रहा है तो उसका मतलब ये हुआ कि आपने एचसीएफ या एलसीएम दोनों में से किसी एक चीज में गलती कर दी है, आपका कुछ एक गलत आ रहा है। ठीक है। और ज्यादा चांसेस हैं कि ये गलत आ सकता है एलसीएम। अगर आपका ये बराबर नहीं आ रहा है तो उसका मतलब आपने कुछ गोलमाल कर दिया और आपका यहाँ पे आंसर गलत है। ठीक है, समझ में आ गया। कोई बहुत टफ काम नहीं था। कोई नोट करना चाहे नोट कर ले, पॉज करके, वरना मैं रफ करने जा रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ उसे मैं। करेंगे इसका सेकंड पार्ट, 510 एंड 92। 510 एंड 92। मैं ब्लैक मार्कर से लिखते लिखते बोर हो गया हूं, अब जिंदगी में रंग चाहिए मुझे अपनी। अब मैं लिखूंगा ब्लू से। तो 510 और 92। अब मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं फटाफट फैक्टराइज कर दूंगा, तुम भी अपनी कॉपी में करो। कॉमन आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 और एलसीएम कितना हो जाएगा 2 कॉमन है 2 5 3 2, जो बचा वो भी लिख लेंगे 5 3 2 5 3 2 17 और 23। सबका मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 का जब हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 1020। फिर से 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 32 ज़ा 60 और 60 का जब हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1020 मल्टीप्लाई बाय 23। और जब हम इसका मल्टीप्लाई 23 से करेंगे तब हमारा आंसर आएगा 23460। समझ में आया? तो ये हमारा क्या आया, ये आया हमारा एलसीएम। तो ये दुनिया भर की कारस्तानी रफ कर देते हैं और डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये दिख रहा होगा। तो अब हम करेंगे वेरीफाई। फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 510, सेकंड नंबर क्या है 92, एलसीएम कितना है, एलसीएम है भाई हमारा 23460, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है हमारा 2। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करो, ठीक। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे रफ में, बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब नीचे लिख दो हैंस वेरीफाइड, हैंस प्रूव्ड या हैंस वेरीफाइड, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हमारा सेकंड वाला पार्ट भी सही है। हमने जो एलसीएम निकाला था और जो एचसीएफ निकाला था वो सही निकाला था। अगर हमने गलत निकाला होता तो हमारा ये वेरीफाई हरगिज नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इतना काफ़ी है, आसान सा है। ठीक है, इसके ऊपर एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है, अलग से भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। थर्ड पार्ट में इसका नहीं करूंगा, सेम ऐसा ही होगा, तुम कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से हो जाएगा। रफ कर रहा हूं उसे मैं, कोई पॉज करके नोट करना चाहे कर ले। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। फाइंड द LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। हमें ये बोला गया है कि यहाँ पे हमें कुछ इंटीजर्स दिए गए हैं,
यहाँ पे हमें कुछ इंटीजर्स दिए गए हैं, हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जो अभी हमने किया था वही करना है, समझ गए। तो थर्ड का पहला, हमें इंटीजर्स दिए गए हैं 12, 15 एंड 21, 12, 15 एंड 21। ओके, सेकेंड पार्ट में मैं स्किप कर रहा हूँ, तुम खुद से करोगे। अच्छा नहीं, सेकेंड टफ है, सेकेंड टफ है, थर्ड ईजी है, तो थर्ड तुम खुद से कर लेना, सेकेंड वाला मैं कर देता हूँ। 17, 23 एंड 29, 17, 23 एंड 29, ठीक है। हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें इन इंटीजर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, जो अभी हमने किया था। इसमें भी सेम चीज करनी है, देखेंगे 12, 15, 21, ठीक है। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, काट डालो, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, ठीक है। तो हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। अब हम लिखेंगे इसके फैक्टर्स, 12, 15, 21, 2 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 यार अच्छे से बना लेते हैं। 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5, 5 इंटू 3 लिख लो। 21 को लिख लो 3 इंटू 7 है, तो लिख लो 7 इंटू 3। हमने क्यों किया आगे भी जानबूझ के, ताकि 3 कॉमन लिख सकें। तो ये हमारा क्या आ रहा है, कॉमन। कॉमन क्या आया 3, तो 3 हमारा क्या हो गया HCF, कॉमा एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले जो कॉमन है वो लिख लो 3। अब जो बचा 2 2 5 7, 2 2 5 7, समझ में आया। जो कॉमन है वो तो HCF हो जाएगा 3, और कॉमन लेने के बाद जो बचा वो भी लपेट दो, 2 2 5 7, तो ये क्या हो जाएगा LCM। अब मल्टीप्लाई करेंगे, तुम में से जो पढ़ा लिखा है मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आएगा। मैं करूं, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। फ्रॉड तुम। अब तुम कहोगे हम तो 420 ही नहीं करते, तुम करते हो बेटा। मम्मी मैं पढ़ने जा रहा हूं। अच्छा, मम्मी कमरे में घुसती हैं, भाई साहब रील चल रही है, ये 420 ही नहीं है और क्या है। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420, समझ में आया। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 420, ठीक है। इसी के साथ पहला वाला पार्ट समाप्त। अब आएंगे थर्ड वाले पार्ट पे, लाइन कर लेते हैं। 2 भाई हैं तो भाई प्रॉपर्टी का बंटवारा करना पड़ेगा। 17, 23 और 29, देखो हमें अच्छी तरह पता है ये तीनों के तीनों कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके तुम क्या ही उखाड़ लोगे, हम डायरेक्ट कर लेते हैं। तो 17 को लिख लेते हैं 17 इंटू 1, 23 को लिख लेते हैं 23 इंटू 1, 29 को लिख लेते हैं 29 इंटू 1। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने क्यों किया, हमने ऐसे क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई एक बात बताओ, 17 इज अ प्राइम नंबर। आप 17 में क्या ही कर लोगे, लो क्या कर लिया आपने, इससे अच्छा डायरेक्ट लिख लो 17 1 17, ठीक। 23 और 29 भी कैसे हैं, प्राइम नंबर, डायरेक्ट ही लिख लो। अब सुनो, यहां पे कॉमन क्या है, कॉमन का तो पता नहीं भाई, गर्मी बहुत है। तो कॉमन क्या है, कॉमन सिर्फ 1 ही तो आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है 1, तो HCF भी क्या हो जाएगा 1, HCF क्या होगा 1, और LCM क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे 1 जो कॉमन है, और अब जो बचा 17 23 29, इसका हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब क्योंकि मैंने लिखा है तो भाई मल्टीप्लाई करके भी दिखाऊंगा, ये नहीं कि तुम खुद करो ना। 23 का 17 में करो, वन 1049, तो एलसीएम हमारा आएगा 11049, ठीक है। 11049 ये हमारा क्या आ गया एलसीएम। तो एचसीएफ क्या आया 1, एलसीएम क्या आया 11049। और एक चीज यहां से एक पॉइंट समझ में आया क्या, कि अगर हम 2 या 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, सॉरी, अगर हम 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर्स का, प्राइम फैक्टर्स का नहीं, प्राइम नंबर्स का, अगर हम प्राइम नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें 2 नंबर ऐसे दिए जाते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उनका आंसर क्या आएगा एचसीएफ में 1। समझ में आया। सपोज हमें दे दिया गया 2 3 7, ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, मैं अलग से बता रहा हूं। अब 2 और 3 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1।
ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, पागल हूं? नहीं भाई, एमसीक्यू में पूछ लिया द एचसीएफ ऑफ टू प्राइम नंबर, इस 4 ऑप्शन दे दिए, A 0, B -1, C 2, D 1, क्या लिखोगे? तो तुम्हें याद होना चाहिए कि अगर 2 प्राइम नंबर हैं, अगर 2 प्राइम नंबर हैं तो उनका जो एचसीएफ है वो ऑलवेज क्या होगा, इक्वल टू 1। ठीक है, 1 मार्क में एमसीक्यू बन सकता है ये। अगर 2 प्राइम नंबर हैं, अगर आपको 2 प्राइम नंबर दिए गए जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या आएगा, एचसीएफ 1। जैसे यहां पे देखो 2, 3 और 7, यहां तो 2 के बदले 3 दिए गए हैं, 3 प्राइम नंबर है तो भी उनका एचसीएफ क्या आएगा, 1। समझ आया? आ गया होगा, कोई कठिन काम नहीं है। रफ कर लेते हैं इसे फटाफट। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखेंगे क्या कहा जा रहा है। गिवन डैट एचसीएफ, लिखना पड़ेगा भाई, लिखना पड़ेगा। गिवन डैट एचसीएफ ब्रैकेट में लिखा है 306 × 657। इन 2 नंबरों का जो एचसीएफ है वो हमें कितना दिया गया है, 9। फाइंड एलसीएम। समझ में आया बाबूजी? हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें इन 2 नंबरों का एचसीएफ दिया गया है और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला, क्या, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो हमारे नंबर्स क्या हैं, नंबर्स हैं हमारे 306 मल्टीप्लाई बाय 657 और एचसीएफ कितना है हमारा, एचसीएफ है भाई साहब हमारा 9 और एलसीएम को हम मान लेते हैं यहाँ पे x, क्योंकि मैं थोड़ा सा आलसी इंसान हूँ, मैं एलसीएम को इतना बड़ा नहीं लिख पाऊंगा बार बार, मुझे एलसीएम को मानना पड़ेगा यहाँ पे x। तो नंबर्स हमारे क्या है, लिख लिए, एचसीएफ की जगह 9 आ गया और एलसीएम को मैंने क्या सपोज कर लिया, x। वो वाली x नहीं, तुमको भैया तो अपने x में खो गए, नहीं ऐसा नहीं है। 9 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर मरेगा क्या तो क्या होगा, डिवाइड। फिर से 9 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड भाई, क्योंकि इक्वल के इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड। 306 × 657 और 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आएगा डिवाइड हो जाएगा। फास्ट है क्या, नहीं समझ में आ रहा? फिर से देखो, हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन 2 नंबरों का एचसीएफ दिया गया, एलसीएम निकाल दो भैया। हमने कहा भी लो बाबूजी, तो हमने पहले लिखा शराफत से फॉर्मूला। एग्जाम में भी आएगा तो आप फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि ये मैथ्स का कम, मुजरे का पेपर ज़्यादा है, स्टेप्स के भी नंबर होते हैं ना, स्टेप्स अगर पूरे नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे हमारे, फिर हमें पीटीएम में टीचर से भीख मांगना पड़ेगा, सर नंबर दे दो, नंबर दे दो। इससे अच्छा स्टेप्स पूरे लिखो, फॉर्मूला लिखो। तो नंबर्स हमारे क्या हैं, 306 × 657, एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम कितना है निकालना है, उसे हमने क्या मान लिया, x। अब 9 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड। अब करेंगे काटा पीटी, 9 4 ज़ा 36, अरे सॉरी 9 3 ज़ा 27, 28 29 30, 3 बचा, 3 6 36, तो 9 4 ज़ा 36। तो x हमारा कितना आएगा, 34 × 657, मल्टीप्लाई करो, 21 3 5 ज़ा 15 2 17 3 6 ज़ा 18 1 19, 8 3 13 2 2 3 3 8। तो जो हमारा एलसीएम है वो क्या आ गया, 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8। ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा एलसीएम। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अगर आया तो 2 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, जिसको नोट करना है नोट कर ले, आसान सा क्वेश्चन है। और एक बात, कोई गारंटी नहीं है यही आएगा, ये और इसके जैसा आ सकता है। अभी मैं इसके चैप्टर करा लूँ, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में मैं इसके जैसे 1 2 क्वेश्चन और करा दूंगा तुम्हें प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ये या इसके जैसा आ सकता है। रफ करूँ, कर रहा हूँ भाई। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखेंगे क्या कहा जा रहा है। चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें यहां पे ये बोला गया है कि हमें यहां 6 की पावर n दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है, लिख लेंगे। अब हमको ये बोला जा रहा है कि अगर आप n की वैल्यू 1 रखें, या n को आप कोई भी एनी नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो 6 की पावर 1 6 की पावर 2, n की जगह रख रहे हैं नेचुरल नंबर। सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, तो 6 की पावर 1 6 ही आएगा। दूसरा नेचुरल नंबर क्या होता है, 2, तो 6 की पावर 2 36।
6 की पावर 3 216, 6 की पावर 4 36 का स्क्वायर कितना होता है निकालो। 1296। अब हमें यह बोला गया है कि क्या कभी भी ऐसा हो सकता है कि 6 की 6 टू द पावर n की जगह हम n की कोई वैल्यू रखें एज अ नेचुरल नंबर और आंसर हमारा लास्ट में 0 आ जाए? नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि n की जगह हम कभी भी कोई सा भी नेचुरल नंबर रखें और जो हमारा आंसर है उसका लास्ट में 0 आ जाए? देखो, जो 6 है, 6 के अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 2 × 3, 2 3 ज़ा 6। 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 × 3। यहां पे 2 तो आ रहा है पर 5 नहीं आ रहा है। एक प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, अगर यहां पे 2 3 के साथ 5 भी आ रहा होता तो हाँ, तो 6 की पावर n कैन एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। लेकिन क्योंकि यहां पे सिर्फ 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, इसलिए यहां पे आंसर क्या लिख देंगे? नो। समझ में आया? जिस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आता है, दोनों बता रहा हूं, दोनों, एक से काम नहीं चलेगा, दोनों, वो नंबर की पावर में अगर आप कोई नेचुरल नंबर रखेंगे तो मे बी हाँ वो लास्ट में 0 सॉल्व होके आ सकता है। पर क्योंकि 6 के प्राइम फैक्टर्स में 5 नहीं आ रहा है तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? नो। तो हम लिख देते हैं 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0 बिकॉज इट्स फैक्टर्स does not contain 2 and 5 both because its factors 6 की पावर n 0 से एंड कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया? क्योंकि इसके फैक्टर्स does not contain 2 and 5 both। इसके फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों नहीं आ रहा। अगर दोनों आ रहा होता तो ये पॉसिबल होता। समझना, फॉर एग्जाम्पल हमें दिया गया है 30 टू द पावर n। अब 30 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 × 3 × 5। अब तुम कहोगे भैया 3 आ रहा है। हाँ बेटा आ रहा है, लेकिन 3 के साथ 2 और 5 भी आ रहा है। समझा? 3 चलेगा, लेकिन 3 के साथ 2 और 5 दोनों चाहिए। यहां पे 2 और 5 दोनों नहीं है। दोनों होते तो यहां भी यस होता, दोनों होते तो यहां भी यस होता, तो कैन नॉट का कैन हो जाता। लेकिन यहां पे 5 नहीं है और यहां पे 5 है। 2 और 5 दोनों है तो यहां पे पॉसिबल है और यहां पे पॉसिबल नहीं है। समझ आ गया होगा? इसको नोट मत कर लेना यार, तुम तो समझदारी रखते हो। समझ आया? कैन नॉट एंड विद 0 बिकॉज इट फैक्टर डज नॉट कंटेन 2 and 5 बोथ। यहीं पे हमारा 5th क्वेश्चन खल्लास। नोट करो फटाफट। स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखें क्या कहा जा रहा है। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13। देखते हैं 7 × 5। ठीक, हमें ये बताना है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों हैं। 7 6 5 4 3 2 1 +5 +5 आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, हमें ये पूछा गया क्वेश्चन में कि ये बताइए ये दोनों कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। तो यहाँ पे एक नई चिड़िया का नाम आ रहा है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? सुनो, ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ऐसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। फिर से, ऐसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 40 40 के हम फैक्टर निकालेंगे, क्या आएगा? 2 × 2 × 2 × 5 2 to the 4 to the 8 5 the 40। कितने फैक्टर हैं इसके? अब तुम कहोगे भैया 2 ही तो हैं। अरे हाँ सॉरी, ये फैक्टर नहीं, ये तो मैंने निकाल दिया प्राइम फैक्टराइजेशन। हटाओ सर। फैक्टर्स का मतलब 40 किसके किसके टेबल में आता है? 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है, 5 में आता है, 8 में आता है, 10 में आता है, 20 में आता है, 40 में आता है। अब समझ में आया? इतने सारे नंबर्स की टेबल में 40 आता है तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। हाँ है। तो ऐसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। समझ में आ गया होगा? रफ करते हैं, कोई बहुत भारी रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे।
अब यहाँ पे हमें क्या दिखा, अच्छा एक चीज़ और, ये 3 नंबर कैसे हैं मल्टीप्लाई में, तो ये 3 नंबर हैं साथ में। जो नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं उन्हें सपोज करते हैं कि ये नंबर साथ में है और ये नंबर अलग है, क्योंकि बीच में प्लस आ गया तो ये नंबर कैसा हो गया, अलग। 13 को हम क्या लेंगे, कॉमन। जब 13 को हम कॉमन लेंगे तो ये बाहर आ गया, क्या बचा 7 और 11, 7 और 11 और 13 बाहर आ गया, तो जो बाहर आ गया उसकी जगह क्या बचा 1, प्लस ये भी बाहर आ गया तो इसकी भी जगह क्या बचा 1। 13 और ब्रैकेट में 11 7 जा 77, 77 1 जा 77 स्टिल, और प्लस 1 78 नहीं आया। 11 7 जा 77, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 77, और एक जोड़ दो 78 आ गया। 78 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 6 जा 78, और 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3। चलो इसे हटाओ, इतना काफ़ी है, ठीक है। 13 कॉमन ले लिया, 11 7 जा 77 प्लस 1 78, 78 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 13 × 2 × 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 13 2 3 कितने फैक्टर हो गए 3, और 1 तो होता ही है सबका फैक्टर, 1 तो सबका फैक्टर होता ही होता है। तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, हाँ हैं, 1 2 3 4, और सिंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, लिख देंगे सिंस। अच्छा जैसे नहीं पता बता देता हूँ, ये सिंस का साइन होता है और ये देयरफॉर का साइन होता है। बिंदी अगर सिंगल बिंदी नीचे है तो सिंस का साइन है, अगर सिंगल बिंदी ऊपर है तो देयरफॉर का साइन है। तो सिंस इट हैज़ more than 2 factor, since it has more than 2 factor it's a composite number। बात समझ में आई? कई बच्चे क्या करते हैं, खाली इतना करते हैं और इतना करने के बाद ये लिख देते हैं, ये गलत है, ये गलत है मेरे हिसाब से, ये इनकम्प्लीट प्रोसेस है। इतना करने का क्या मतलब है, पूरा हमें करके दिखाना पड़ेगा ना कि दो से ज़्यादा फैक्टर है तो कहाँ पे हैं, ये रहे, करके दिखाना पड़ेगा आपको। तो पहले 13 कॉमन लिया, 13 बाहर आ गया, इसकी जगह 1 आ गया, यहाँ से भी 13 बाहर आ गया 1 आ गया। 11 7 जा 77 प्लस 1 78, 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये आएगा। इस स्टेप को हम चाहें तो गायब भी कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है 1 है 2 है 3 है और 13, चार फैक्टर्स हैं, तो हमने वही चीज़ लिखी है, सिंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ऐसा क्वेश्चन या यही क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, पीरियोडिक में आ सकता है, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किताब में से इंपॉर्टेंट मार्क करो 3 मार्क्स के लिए, 3 या 2 मार्क्स में आराम से फंस सकता है ये, ठीक है। समझ में आ गया? क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो ये क्या हो गया कंपोजिट। इसी तरीके से हम करेंगे अगला पार्ट इसका, ये वाला। सबसे पहले यहाँ पे बिंदियां लग गई हैं, इन बिंदियों को हटाओ, पहले हट गई। क्या कॉमन आ रहा है 5, तो 5 को लेंगे कॉमन, 7 × 6 5 बाहर आ गया, 1 आएगा इसकी जगह, 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 फिर बाहर चला गया 1। 7 6 जा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 6 जा 144, और 144 7 जा 1008 प्लस 1। नहीं आया क्या? जिसे नहीं आया अपनी कॉपी में मल्टीप्लाई करके देख ले। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 6 जा 144, और 144 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1008, और प्लस 1 जो करेंगे तो आएगा 5 × 1009। अच्छा एक बात बताओ, जो 1 होता है 1 तो सबका फैक्टर है, तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, तो 1 के अलावा 2 फैक्टर हैं ना, तो ये भी क्या हो गया देखो, एक फैक्टर क्या हो गया 1, और बाकी 2, ये 2 और 1 3, तो इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो ये क्या होगा कंपोजिट। तो लिख दो से, या तो हम सेम लिख सकते हैं ये वाला, सिंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, या हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और ये तो लिख ही सकते हैं, इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं, सिंस इट हैज़ 2 फैक्टर्स अदर देन 1, 1 के अलावा 2 फैक्टर है, सो इट्स अ कंपोजिट नंबर। 1 के अलावा 2 फैक्टर हैं
और 1 तो है ही, तो कितने हो गए 3, 2 से ज़्यादा हो गया तो ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर। चाहो ये लिखो, और जिसे ये नहीं अच्छा लग रहा है, जैसे ये नहीं जम रहा है, वो ये लिख सकता है सिंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दोनों में से कोई भी एग्जाम में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, 3 नंबर में दोनों आ जाए। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई बहुत कठिन नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसे नोट करना है पॉज करके नोट कर ले, मैं रफ करने जा रहा हूं उसे अब। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है सर्कुलर, ये रही स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया 18 मिनट में इसका एक चक्कर लगाती है, जो रवि है वो 12 मिनट में इसका एक चक्कर लगाता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। एक कोई छोकरी है सोनिया, यहाँ पे खड़ी है, सपोज ये इसका चक्कर लगाएगी 18 मिनट में, और सपोज एक और कोई बंदा है यहाँ पे खड़ा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है रवि। ये कितना टाइम लगाएगा, ये लगाएगा 12 मिनट। अब हमें यहाँ पे ये बोला गया है सपोज दे बोथ स्टार्ट इन द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। हमें ये बोला गया है कि ये दोनों सेम पॉइंट में और सेम टाइम पे स्टार्ट करेंगे, तो हमें ये बताओ आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन। ठीक है, समझो, यहां से इसने भागना स्टार्ट किया और यहां से सोनिया ने भागना स्टार्ट किया। अब हमें ये पूछा गया है कि कितनी देर में ये दोनों सेम पॉइंट पे मिलेंगे। अच्छा नहीं, एक चीज और, क्वेश्चन कह रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। हमने कितने माने, 2 पॉइंट, 2 को हटाओ, एक ही लेके चलो। दोनों ने यहां से स्टार्ट किया और सोनिया को लग रहा है 18 मिनट और रवि को लग रहा है 12 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, एक आगे होगा एक पीछे होगा, तभी तो टाइम अलग लग रहा है। तो अगर दोनों साथ में यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो कितनी देर के बाद दोनों मिलेंगे। अब सपोज ये दोनों भाग रहे हैं, क्वेश्चन को भूल जाओ, अब मेरी बात सुनो खाली। सपोज ये दोनों भाग रहे हैं और हमें तुम्हें काम मिला है देखने का कि कितनी देर में ये दोनों दोबारा मीट होंगे, कितनी देर में ये दोनों दोबारा मिलेंगे सेम पॉइंट पे। अब हम लोग खड़े हैं गर्मी में, हम लोग खड़े हैं और ये लोग भग रहे हैं अपना। अब हम लोग क्या सोचेंगे, हम लोग यही तो सोचेंगे कि भाई जल्दी आओ, जल्दी सेम पॉइंट पे मिलो, हम अपना घर जाए, हमारा काम खत्म होए। हमें यही तो बताना है, ये देखना है ना हमें कि ये दोनों कितनी देर में सेम पॉइंट पे मिलेंगे। तो ये देखने के लिए हम क्या चाहेंगे कि भाई जल्दी मिलो, जल्दी हम देखें, कैलकुलेट करें, अपना घर जाएं। हम यही तो चाहेंगे कि कम से कम टाइम में ये लोग मिलें। हम क्या चाहेंगे कि ये कम से कम टाइम में जल्दी से सेम पॉइंट पे मिले और हम अपना घर जाएं। ठीक है, तो कम टाइम के लिए क्या बोला मैंने, कम टाइम के लिए क्या आएगा, एलसीएम। क्योंकि कम टाइम और एल का मतलब यहां पे क्या है, लीस्ट। जब कम की बात हो रही होती है तो LEAST, इस एलसीएम, समझ में आया। कम का मतलब क्या होता है, लीस्ट, और लीस्ट के लिए हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो हम इन दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 12 और 18 निकालेंगे। 2 6 2 9 2 3 9 3 1 3 3 और 3 1। अब हम इन सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 2 2 4, अच्छा नहीं, चलो तमीज से लिख के बताता हूँ। 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 4 12 12 3 36 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लोग यहाँ से भागना स्टार्ट करेंगे और 36 मिनट के बाद ये दोनों सेम पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, ये दोनों सेम पॉइंट पे मिलेंगे 36 मिनट के बाद। तो लिख देंगे यहाँ पे दे बोथ मीट आफ्टर 36 मिनट। दोनों कितनी देर के बाद मिलेंगे, 36 मिनट के बाद दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आखिरी क्वेश्चन भी खत्म और एक्सरसाइज भी खत्म। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। देखेंगे क्या कहा जा रहा है, छोटी सी है, बहुत जल्दी हो जाएगी। प्रूव डैट रूट 5 इज इरेशनल। फिर से क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव डैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, अब जिसे नहीं पता वो सुन लो। हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो रूट 5 है इसे इरेशनल प्रूफ करना है। अब सुनो, अभी 2026 मार्च में जो मैथ्स बेसिक का पेपर आया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जैक्ट।
अभी 2026 में इसी साल जो मैथ्स बेसिक का पेपर आया था बोर्ड का, उसमें रूट 5 पूछा गया था। गूगल पर सर्च कर लेना, प्रिंट आउट निकाल के, प्रिंट आउट क्यों निकालोगे, पीडीएफ में ही देख लेना कि 2026 मार्च में एग्जैक्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया था। यही क्वेश्चन रूट 5 ही 5 मार्क्स का पूछा गया था मैथ्स बेसिक के पेपर में, सीबीएसई बोर्ड में 2026 में। तो हमें इसको क्या प्रूफ करना है, इररेशनल। हमें अभी मैंने समझाया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि जो नंबर पे रूट चढ़ जाता है वो सॉल्व नहीं होता है, वो क्या होता है, इररेशनल। तो ये कैसा नंबर है, इररेशनल। अब हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखते हैं, लेट रूट 5 बी अ रेशनल नंबर। हमने माना जो रूट 5 है वो क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है। अब सुनो, अगर रूट 5 एक रेशनल नंबर है, और मैंने क्या बताया था, रेशनल नंबर जो होता है वो किस फॉर्म में लिखते हैं, p/q फॉर्म में लिखते हैं। तो लेट रूट 5 बी अ रेशनल नंबर, तो रूट 5 इक्वल टू p/q और ब्रैकेट में वेयर p, q आर को प्राइम। हमें बोला गया है कि हमें यह प्रूफ करना है कि जो रूट 5 है वो एक इररेशनल नंबर है। हमने कहा कर देंगे। पहले हमने माना कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, तो रूट 5 अगर रेशनल नंबर है तो भाई p/q फॉर्म में होना चाहिए। क्यों मैंने ही तो बोला था, किताब ने भी बोला है कि भाई रेशनल नंबर p/q फॉर्म में होता है। और यहाँ पे है p एंड q आर को प्राइम। अब ये चीज़ मैं स्टार्टिंग बताना भूल गया था, ये मैं अब बता रहा हूँ। को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम का मतलब ये होता है ऐसे नंबर जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। तो को प्राइम लिख देता हूं मैं यहां पे, जिसमें 1 के अलावा कुछ कॉमन ना हो। एग्जाम्पल 2 और 5, 1 के अलावा क्या कॉमन है बता दो। एग्जाम्पल 2 और 5, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन है नहीं है, तो ये क्या है, को प्राइम, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिसमें 1 के अलावा कुछ कॉमन ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, को प्राइम। समझ में आ गया होगा। तो हमने माना रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर, और रूट 5 को हमने क्या मान लिया, p/q वेयर p एंड q आर को प्राइम। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, और ये इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, रूट 5 का स्क्वायर और p/q का स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर 5 आएगा और p/q का p²/q²। q स्क्वायर ऊपर जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। समझ आया, कुछ भी नहीं किया यार, सिंपल सा है। हमने माना रूट 5 एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है तो भाई p/q फॉर्म में होगा, जहां पे p और q क्या होंगे, को प्राइम। को प्राइम का क्या मतलब होता है, जिसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, दैट हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, रूट 5 का स्क्वायर और p/q का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर 5 आ गया, p/q का स्क्वायर p²/q² आ गया, q स्क्वायर ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया। अब देखो हमें यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि जो p² है वो 5 से डिविजिबल है। तो हम, अच्छा एक बात बताओ, अगर फॉर एग्जाम्पल 25 है, 25 5 का स्क्वायर है, अगर 25 मतलब 5 का स्क्वायर 5 से अगर 25 5 से डिविजिबल हो रहा है तो 5 भी होगा। नहीं आया, ये 25 है और ये 5 है, हमने माना ये p है और ये क्या है, ये p का स्क्वायर है। अगर p का स्क्वायर मतलब 25 5 से डिविजिबल हो रहा है तो 5 भी तो होगा। अब तुम कहोगे भैया आप तो जानबूझ के ऐसा नंबर ले रहे हो 5 का, ठीक है दूसरा नंबर लेते हैं। अच्छा समझना, हमने माना p कितना है 15 और p स्क्वायर कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225। अगर p स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा, हाँ होगा, तो p भी तो होगा। अब समझ में आ गया होगा। अगर किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर खुद 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। वही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। और एक बात,
अगर आप अपनी किताब खोल के देखेंगे, पन्ने पलटेंगे, तो आपकी किताब में थ्योरम 1.2 दी गई है कि इफ अ नंबर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो हम वही चीज लिख रहे हैं कि जो p स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, सिंस p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। समझ में आया? क्योंकि p स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 बाय थ्योरम 1.2 गिवन इन बुक। क्या हमें लिखना पड़ेगा बाय थ्योरम 1.2? नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे, काफी है। क्योंकि p स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है तो p भी होगा। अब सुनो, p स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है तो p भी होगा। प्रूफ हो गया? मतलब जो p है वो 5 से डिवाइड होगा। जब p 5 से डिविजिबल बाय 5 जिससे डिवाइड होता है वो कहाँ आता है? अपॉन में। अगर 5 से डिवाइड होगा तो कुछ आंसर भी आएगा। अगर आप किसी नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्वेश्चन नहीं आएगा? अगर आप p को 5 से डिवाइड करेंगे तो कुछ आंसर भी आएगा। उस आंसर को हमने क्या मान लिया? c। तो 5 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो 5 इंटू सी 5c, तो p हमारा क्या आ गया? 5c। तो अब हम क्या लिखेंगे? लेट p इक्वल टू 5c। अब तुम कहोगे भैया ये कैसी बातें कर रहे हो, ये क्या नई चीज बता रहे हो? ठीक है, तो तुम्हारा पॉइंट वैलिड है। कंफ्यूजन होता है, पहली बार सीखने में कंफ्यूजन होता है, कोई बात नहीं, पर ये ऐसे ही सीखा जाता है, इसका और कोई तरीका भी नहीं है। तुम एक काम करो, पहले इसको नोट करो, उसको करके नोट कर लो। कर लिया होगा। अब हम करने जा रहे हैं आगे। तो लेट p इक्वल टू 5c, अभी मैंने बताया था, ठीक है। लेट p इक्वल टू 5c। अब देखो हमारा q स्क्वायर कितना है, इसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1। q स्क्वायर कितना है? q स्क्वायर है हमारा p स्क्वायर अपॉन 5। कैसे? फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक। और p की जगह हम क्या रख लेंगे? 5c। तो q स्क्वायर इक्वल टू p की जगह क्या आ जाएगा? 5c, और p का क्या है? स्क्वायर। तो 5c का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा? 5, ये वाला 5 इक्वल q स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, c का c स्क्वायर अपॉन में 5 5 जा 25। अब 5c स्क्वायर में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। फिर से लेट p इक्वल टू 5c, तो इस इक्वेशन को हमने दोबारा कहां पे लिख लिया? यहां पे। तो q स्क्वायर कितना हो गया? p स्क्वायर अपॉन 5 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इस p की जगह हमने लिखा है 5c, तो p की जगह 5c और p का स्क्वायर है तो 5c का भी स्क्वायर हो जाएगा। q स्क्वायर का q स्क्वायर, 5 का 25, c का c स्क्वायर, और अपॉन में 5 का 5 5 जा 25, और ये 5 यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, तो नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। सिंपल। अब q स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है ना, तो q भी हो जाएगा। सेम चीज जो हमने p के साथ की थी, तो लिखेंगे, यहां लिख देता हूं, सिंस q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, जो आपका q स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है, सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। समझ में आया? जिस तरीके से p स्क्वायर के बाद p डिवाइड हो रहा था, उसी तरीके से अगर q स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो q भी डिविजिबल होगा 5 से। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे फाइनली हमारा जो p है वो भी 5 से डिविजिबल है, और जो हमारा q है वो भी 5 से डिविजिबल है। अब मैं चाहता हूं तुम ये पूरा नोट कर लो। जिसने यहां तक नोट कर लिया था वो इसे भी नोट करे, ठीक है। अब हम इसे करने जा रहे हैं रफ। जो हमारा 5 है वो p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है, तो हम लिखेंगे सिंस p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाय 5, बोथ आर डिविजिबल बाय 5। अच्छा एक बात बताओ, अगर p और q दोनों ही 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब जो 5 है इन दोनों का क्या है? कॉमन फैक्टर। सो
5 is common factor of both P and Q। अगर P और Q दोनों 5 से डिविजिबल हो रहे हैं, इसका मतलब जो 5 है वो P और Q का कॉमन फैक्टर है। और अगर कॉमन फैक्टर है तो इसका मतलब ये तो गड़बड़ हो गई। अगर कॉमन फैक्टर है तो इसका मतलब 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स P एंड Q आर नॉट को प्राइम। हमने जब स्टार्टिंग में माना था √5 इज अ रेशनल नंबर, तो हमने क्या लिखा था ब्रैकेट में? वेयर P एंड Q आर को प्राइम। तो अगर को प्राइम का मतलब क्या हुआ? को प्राइम का मतलब ये हुआ कि 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। पर यहां पे तो 5 कॉमन हो गया 1 के अलावा। 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q। क्यों? क्योंकि दोनों डिवाइड हो रहे हैं 5 से। तो इसका मतलब P और Q को प्राइम अब नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उनमें 1 के अलावा 5 भी कॉमन फैक्टर आ गया। और को प्राइम की डेफिनेशन क्या है? कि सिर्फ 1 होना चाहिए कॉमन फैक्टर, पर यहां 1 के अलावा 5 भी आ रहा है। इसका मतलब इट मीन्स P एंड Q आर को प्राइम। अरे नहीं यार, इट मीन्स P एंड Q आर नॉट को प्राइम, विच मीन्स अगर को प्राइम नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारी गलती थी। इसका मतलब क्या हुआ? कि हमसे गलती हो गई थी, हमने शुरू में गलत मान लिया था। विच मीन्स आवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग। विच मीन्स आवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग। अजम्पशन क्या था? अजम्पशन मतलब हमने क्या माना था? हमने यही तो माना था √5 रेशनल है। वो अजम्पशन हमारा कैसा हो गया? रॉन्ग। मतलब √5 रेशनल नहीं है। नहीं है तो क्या है? तो इरेशनल है। एंड √5 इज इरेशनल। खत्म। P और Q दोनों 5 से डिविजिबल हैं। इसका मतलब जो 5 है वो उन दोनों का कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर है मतलब 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर है क्या? हाँ 5। अगर 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर है इसका मतलब P और Q को प्राइम नहीं है। और अगर P और Q को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? कि हमसे गलती हो गई थी, हमारा अजम्पशन गलत है और √5 हमारा रेशनल नहीं होगा। √5 हमारा कैसा हो जाएगा? कैसा होगा? जब रेशनल नहीं है तो कैसा? इरेशनल तो होगा। अगर को प्राइम नहीं है तो मतलब P/Q रेशनल नहीं होगा, और जब रेशनल नहीं है तो कैसा होगा? सॉरी, हमने यही तो माना था √5 इक्वल टू P/Q। अब हमने क्या प्रूफ कर दिया? कि P और Q को प्राइम नहीं है। जब P और Q को प्राइम नहीं है तो ये भी रेशनल नहीं है। हमने से रेशनल माना था। इसका मतलब क्या हुआ? कि हमारा अजम्पशन रॉन्ग था, हमने इसको गलत सपोज कर दिया था और ये हमारा कैसा हो गया? इर्रेशनल। समझ आया? इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन खत्म। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जानबूझ के इसको खींच खींच के समझा रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। और एक बात, जैसे √5 होता है वैसे ही √2 और √3 होता है। ट्राई करना। जैसे √5 किया है वैसे ही सेम √2 और √3 का ट्राई करना। एग्जाम में √2, √3 और √5 इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। तीनों इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा आउटडेटेड है पर √3 और √5 के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। P और Q दोनों 5 से डिविजिबल हैं। इसका मतलब 5 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, मतलब को प्राइम नहीं है। को प्राइम नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? कि हमसे गलती हो गई थी, हमारा अजम्पशन रॉन्ग था और √5 हमारा क्या होगा? इरेशनल। खत्म। रफ करने जा रहा हूँ मैं, इसको पॉज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव डैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ठीक है, ठीक है। जिनने मैथ्स बेसिक ले रखी है उनके हाई चांसेस हैं √5 के, और जिनने मैथ्स एडवांस ले रखी है उनके इस वाले क्वेश्चन के चांसेस हैं। क्या है क्वेश्चन? एक बार फिर पढ़ लेते हैं। 3 + 2 √5। तो लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल। किताब होगी तुम्हारे पास, अगर लेके बैठे होगे तो किताब में क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 3 + 2 √5 सेम है ना। एक बार फिर चेक कर लेता हूँ। 3 + 2 √5 को हमें क्या प्रूफ करना है? इरेशनल। करेंगे। अब देखो, हमने माना कि जो 3 + 2 √5 है वो क्या है? रेशनल। अब तुम कहोगे भैया क्या कर रहे हो यार, क्वेश्चन इरेशनल की बात कर रहा है, आप रेशनल की बात कर रहे हो। बेटा ऐसे ही होता है, पहले हम खुद सपोज करते हैं कि रेशनल है, फिर हम अपनी बात को गलत साबित कर देते हैं। समझ में आया? पहले हम खुद ही सपोज करते हैं कि भाई ये रेशनल है, उसके बाद हम अपनी ही बात को गलत साबित कर देते हैं। तो हमने माना कि जो 3 + 2 √5 वो कैसा है? रेशनल। अगर रेशनल है तो किस फॉर्म में होगा? P/Q फॉर्म में। P/Q ब्रैकेट में वेयर
P एंड Q आर को प्राइम। अगर रेशनल है तो P बाई Q फॉर्म में होगा, जहां पे P और Q क्या होंगे, को प्राइम। अब प्लस का 3 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इसके बाद ये स्टेप है, तभी मैंने यहां पे एरो बना दिया है। तो P माइनस Q का मल्टीप्लाई होगा 3Q अपॉन Q, 2 को भी नीचे भेज देंगे। टू मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। मोटा मोटा तुम ये समझो, समझो बात को, मोटा मोटा तुम ये समझो कि जो रूट वाला नंबर है उसे छोड़ के सब कुछ इधर भेज दो। अब समझ में आ गया, रूट वाले नंबर को छोड़ के सब कुछ इधर भेज देना राइट साइड में। तो अब देखो 2 और 3 क्या है, रेशनल नंबर, या ऐसे समझो 2 और 3 क्या है, रेशनल नंबर, और P और Q का क्या है, को प्राइम। तो हम ऐसे लिखेंगे, सिंस P एंड Q आर को प्राइम एंड P और Q क्या है, को प्राइम, और 2 और 3 क्या है, 2, 3 आर रेशनल नंबर। शॉर्ट में लिखा है मैंने रेशनल नंबर। अब ये दोनों P Q को प्राइम है और ये दोनों ऑलरेडी क्या है, रेशनल नंबर, विच मीन्स दैट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ कि ये पूरे का पूरा क्या है, रेशनल, विच मीन्स P माइनस 3Q अपॉन 2Q इज रेशनल। अच्छा ये बताओ, अगर ये पूरा कैसा हो गया, रेशनल, और बीच में क्या लगा है, इक्वल, तो ये भी कैसा हो गया, रेशनल। एंड नहीं, विच मीन्स P माइनस 3Q अपॉन 2Q इज रेशनल, कॉमा, एंड रूट 5 इज ऑल्सो रेशनल। बट इस लॉजिक के हिसाब से तो ये रेशनल हो रहा है, लेकिन हम तो जानते हैं ना कि वो रेशनल है। बट वी नो डैट रूट 5 इज रेशनल। मतलब P और Q को प्राइम है, 2 और 3 रेशनल नंबर है। इस लॉजिक के हिसाब से ये पूरा क्या हो गया, रेशनल। अगर ये रेशनल है और बीच में क्या लगा, इक्वल का साइन, तो ये भी क्या होगा, रेशनल। तभी मैंने लिखा है एंड रूट 5 इज ऑल्सो रेशनल। लेकिन हमें तो पता है ना कि वो रेशनल है, मतलब हमसे गलती हो रही है। बट वी नो डैट रूट 5 इज रेशनल, हैंस हमसे गलती हुई ना, तो क्या गलती हुई कि हमने इसे गलत मान लिया। हैंस आवर assumption was wrong, hence our assumption was wrong, कि जो हमारा assumption है वो कैसा है, वो गलत है। और हमने क्या assume किया था, हमने यही तो assume किया था कि ये rational है, और वो assumption कैसा हो गया, गलत। तो अब ये कैसा हो गया, hence our assumption was wrong and 3 plus 2 root 5 ठीक। P और Q को प्राइम है, 2 और 3 रेशनल नंबर है। इस लॉजिक के हिसाब से ये पूरा क्या हो गया, रेशनल। अब ये पूरा रेशनल है और बीच में क्या लगा, इक्वल का साइन, इक्वल का मतलब बराबर। तो अगर ये रेशनल है तो सामने वाला भी कैसा होगा, रेशनल। पर एक मिनट, हमें पता है वो रेशनल है, इसका मतलब कि हमसे गलती हो रही है। हमें पता है ना वो रेशनल है, रेशनल कैसे हो सकता है, इसका मतलब गलती हमसे हो रही है। हमारा अजम्पशन गलत था, हमने यहाँ पे गलत मान लिया था, और हमारा 3 + 2 √ 5 कैसा हो जाएगा, रेशनल के बदले इरेशनल होगा। ठीक है, आप हमारा अजम्पशन गलत हो गया, हमारा अजम्पशन गलत हो गया, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 3 + 2 √ 5 इज इरेशनल। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी होता है खत्म। इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये तो सबको आने चाहिए। एक बार लगाओ, 2 बार लगाओ, 5 बार लगाओ, 10 बार लगाओ, रिपीट करो कई बार, पर तुम्हें ये आना चाहिए। और एक चीज़, पीरियोडिक में क्वेश्चन आए, चाहे प्री बोर्ड में आए चाहे बोर्ड में आए, ये लैंग्वेज आप स्किप नहीं करेंगे, ये आप लिख के आएंगे। समझ में आया, ये लैंग्वेज आप लिख के आएंगे और बिल्कुल सही लिख के आएंगे। ऐसे ही कोई हरकत ये नहीं करेगा कि ऊपर थोड़ा बहुत सॉल्व कर दिया और नीचे लैंग्वेज गायब कर दी। नोट कर लो पूरा, पॉज करके रफ करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, ये फर्स्ट है, और सेकंड वाला क्या है, 7 √ 5।
सेकंड को फर्स्ट हमने ये लिख लिया। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा 7√5। थर्ड क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, थर्ड क्वेश्चन जो मैंने अभी किया था उसके जैसा ही है, वो तुम खुद से करोगे। तो फर्स्ट ये रहा, सेकंड वाला है 7√5, थर्ड मैं नहीं करने वाला। थर्ड जो अभी मैंने इससे पहले किया था 3 + 2√5 वाला बिल्कुल सेम है, उससे आसान है, वो तुम कर सकते हो। तो 7√5 वाला करने जा रहा हूं, ठीक है। ब्लैक से लिखते लिखते बोरियत हो गई है, ब्लू से लिखते हैं। हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है, ये इर्रेशनल है। तो हम पहले मानेंगे हमेशा की तरह, लेट 1/√2 बी अ रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है तो भाई ओवरलैपिंग हो गई। अगर रेशनल नंबर है तो 1/√2 किस फॉर्म में आएगा, p/q फॉर्म में, जहां पे p और q क्या होंगे, कोप्राइम। अगर 1/√2 रेशनल नंबर है जो हमने सपोज किया है, तो 1/√2 किस फॉर्म में आएगा, p/q, जिसमें p और q क्या होंगे, कोप्राइम। अब सुनो, q ऊपर जाएगा, p नीचे आ जाएगा और √2 ऊपर चला जाएगा। नहीं आया, q बन जा q, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये ऊपर गया ये भी ऊपर गया, q बन जा q, p नीचे आ गया और बदले में √2 ऊपर चला गया। अब सुनो, q और p क्या है, कोप्राइम। q and p are, since q and p are कोप्राइम। अगर q और p आपके कोप्राइम है जो यहां पे लिखा हुआ है, तो q/p कैसा हो गया, रेशनल। सो q/p इज रेशनल। कैसा हो गया, रेशनल। अच्छा, ये रेशनल है और सामने क्या लगा, इक्वल का साइन, तो इस लॉजिक के हिसाब से तो ये भी रेशनल हो गया। सो √2 इज ऑल्सो रेशनल। राइटिंग के लिए अत्यंत खेद है। q और p क्या है, कोप्राइम, तो q/p क्या हो गया, रेशनल, और √2 भी क्या हो गया, इस लॉजिक के हिसाब से √2 भी क्या हो गया। पर हमें तो पता है ना कि √2 रेशनल है, बट वी नो दैट √2 इज इर्रेशनल। मतलब इस लॉजिक के हिसाब से तो √2 कैसा हो रहा है, रेशनल, पर हमें तो पता है ना कि √2 कैसा है, इर्रेशनल। इसका मतलब क्या हुआ, विच मीन्स आवर assumption was wrong, which means our assumption was wrong। assumption क्या था हमारा, assumption हमने क्या माना था, यही तो माना था कि ये रेशनल है, और वो कैसा हो गया, wrong। तो राइट क्या है, राइट इसका उल्टा, एंड 1/√2 इज रेशनल का क्या हो जाएगा, इर्रेशनल, एंड 1/√2 इज इर्रेशनल। समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसे भी मैं चाहता हूं नोट कर लो, अगर तुम्हें नहीं आता है तो नोट कर लो, अगर आता है तो भाई बधाई हो, रफ कर रहा हूं उसे मैं। अब हम करने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट, 7√5। लेट 7√5 बी अ रेशनल नंबर। हमने इसको क्या माना, रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर है तो 7√5 भी किस फॉर्म में आएगा, p/q फॉर्म में, और डब्बे में क्या लिखेंगे, p एंड q क्या है, हमेशा की तरह कोप्राइम। और क्वेश्चन नंबर 2, 3 + 2√5 वाले में मैंने क्या कहा था कि रूट को छोड़ के सब इधर भेज दो। तो रूट हमारा क्या है, 5, तो √5 और 7 अपॉन में आ जाएगा, तो p/7q। फिर से आपको क्या करना है, जो रूट वाला नंबर है उसको छोड़ के जो कुछ भी है उसे दूसरी तरफ भेज देना है। तो √5 का √5 छोड़ दो, बाकी 7 बचा, 7 को इधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो p/7q आया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अपनी दास्तान हमेशा वाली, सिंस p एंड q आर कोप्राइम। p और q कैसे हैं, कोप्राइम, एंड 7 इज रेशनल नंबर। समझना, ये और ये कैसा है, कोप्राइम, ये कैसा है, रैशनल, तो इस हिसाब से पूरा क्या हो गया, रेशनल। सो p/7q, p/7q, ये पूरे का पूरा क्या हो गया, रेशनल। ठीक, अच्छा ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, क्यों भैया, क्योंकि बीच में इक्वल लगा है, विच मीन्स दैट कि √5 इज ऑल्सो रेशनल।
पर एक मिनट, हम तो पढ़े लिखे हैं ना, हमें तो पता है ना कि ये इरेशनल है, बट वी नो डैट √5 इज इरेशनल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमसे गलती हो गई थी, पढ़े लिखे होने के बावजूद गलती हो गई थी। तो बट वी नो डैट √5 इज इरेशनल, सो आवर इनिशियल मतलब शुरुआत में जो हमने माना था, सो आवर इनिशियल मतलब शुरुआत का, तो सो आवर इनिशियल अजम्पशन वाज रॉन्ग। क्या अज्यूम किया था हमने? यही तो अज्यूम किया था कि ये रैशनल है, तो वो अजम्पशन हमारा कैसा हो गया? गलत। अब ये कैसा हो गया? इर्रेशनल। जब ये अजम्पशन गलत हो गया तो रेशनल का इर्रेशनल हो जाएगा। एंड 7√5 इज इर्रेशनल। तू समझा? नहीं तो नहीं समझा। इधर देख, हमने माना ये क्या है? रेशनल। रेशनल तो क्या होगा? p/q। p/q है तो p/q क्या हो जाएंगे? को प्राइम है, ठीक है। अब मैंने आपसे साफ साफ कहा था कि रूट को छोड़ के जो कुछ भी है आप अदर साइड भेज दीजिए। 7 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, कोपचे में आएगा, डिवाइड हो जाएगा, p/7q। p और q क्या है? को प्राइम। 7 क्या है? रैशनल। तो p/7q क्या हो जाएगा? वो भी रैशनल होगा। ये पूरा क्या हो जाएगा? रैशनल। उस लॉजिक के हिसाब से ये भी क्या हो जाएगा? रैशनल। पर एक मिनट, हमें पता है ना वो रैशनल है। इसका मतलब हम ही टोपा हैं, हम ही ने गलती कर दी थी, हम ही ने गलत मान लिया था। विच मीन्स आवर इनिशियल ऑप्शन वॉज रॉन्ग, और ये हमारा क्या हो गया? रैशनल का इरेशनल। ठीक है, फर्स्ट मैंने बता दिया, सेकेंड पार्ट भी इसका मैंने बता दिया। थर्ड पार्ट है इसका, देख लेते हैं क्या है। 6 + √2। थर्ड पार्ट है इसका 6 + √2। इसे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, पूरा नहीं बताऊंगा, पूरा तुम अपने आप से करोगे। ये भी ऐसे करेंगे। 6 + √2 हम क्या मान लेंगे? रैशनल। जब रैशनल मानेंगे तो क्या आएगा? p/q। ये सेकंड पार्ट है, इसे पूरा नोट कर लेना, जिसका मन करे सेकंड पार्ट पूरा नोट कर लेना। थर्ड मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, थर्ड वाला पार्ट मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लिखूंगा नहीं, मतलब एक्सप्लेन तो पूरा करूँगा, लिखूंगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? रैशनल। अरे सॉरी, ये हमने रैशनल मान लिया है, तो रैशनल है तो किसके बराबर होगा? p/q के बराबर होगा। और p और q क्या होंगे हमारे? को प्राइम। तो डब्बे में लिख लेते हैं p, q आर को प्राइम। अब मैंने क्या कहा कि रूट को छोड़ के जो कुछ भी है उधर भेज दो, तो लिख लेते हैं थर्ड पार्ट, तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। प्लस का 6 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखो, p और q क्या है? को प्राइम। 6 क्या है? रैशनल। इस लॉजिक के हिसाब से ये पूरा भी क्या हो गया? रैशनल। और बीच में क्या लगा? इक्वल। इक्वल का मतलब दोनों कैसे हैं? बराबर। तो अगर ये रैशनल है तो ये भी क्या होगा? रैशनल। पर एक मिनट भाई, हमें तो पता है ना कि वो इरेशनल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम ही टोपा हैं, हमने शुरू में गलती कर दी थी। हमारा ये अजम्पशन कैसा था? रॉन्ग। क्या अजम्पशन था हमारा? कि ये रैशनल है। वो अजम्पशन कैसा हो गया? रॉन्ग। अब ये पूरे का पूरा कैसा हो जाएगा? इरेशनल। सेम वही स्टोरी है जो हम लिखते चले आ रहे हैं, इसलिए मैं बार बार सेम कहानी क्यों लिखूं? ठीक है, 6+ का था, उधर गया माइनस का हो गया, एलसीएम ले लिया। ये पूरा p और q क्या है? को प्राइम। 6 क्या है? रैशनल। तो ये पूरा कैसा हो गया? रैशनल। जब ये रैशनल है तो ये भी क्या होगा? रैशनल। पर एक मिनट रुक जा मेरे भाई, कब से भौंक रहा हूँ कि ये तो इरेशनल है ना, ये तो कैसा है? इरेशनल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब गलती मेरी है, गलती मेरी है। ठीक है, तो ये गलती है मेरी, हमारा अजम्पशन था गलत, और अजम्पशन आपका अगर गलत था तो सही क्या है? सही ये है कि ये क्या हो जाएगा? इरेशनल। हमने क्या माना था? हमने यही तो माना था कि ये रेशनल है, और वो अजम्पशन कैसा हो गया? गलत। तो अगर गलत है तो सही क्या है? सही ये है कि अब ये कैसा हो गया? इरेशनल। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 होता है खत्म। रेशनल नंबर क्या है हम समझ चुके हैं, इरेशनल क्या है हम समझ चुके हैं, रियल नंबर क्या है वो भी समझ चुके हैं। एक्सरसाइजेस को हमने सक्सेसफुली कवर कर लिया है। ठीक है, और बीच बीच में मैंने तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। अब मुझे लगता है एग्जाम में तुम फोड़ दोगे, तुम अच्छा करोगे। ठीक है, 100 नहीं आएंगे ना, 100 वाली कंडीशन नहीं है। अगर इस चैप्टर से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हाँ, तुम्हें इतना आता है, अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख ली है तुम्हें इतना आता है कि अगर इस चैप्टर से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो तुम 6-7 क्वेश्चन तक खींच दोगे।
3 या 4 क्वेश्चन तुम अभी भी नहीं कर पाओगे। उन 3 और 4 क्वेश्चंस के लिए परफेक्शन लाने के लिए अब हम करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। तो फटाफट इसको कर लो नोट। अब हम करेंगे कुछ इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो बोर्ड में आ चुके हैं, ताकि तुम्हारी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, ताकि चाहे पीरियोडिक हो, हाफ ईयरली हो, कुछ भी हो, तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, तुम्हारा क्वेश्चन फंसे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम पेपर में जा रहे हो, क्वेश्चन छोड़ के रिग्रेट लेके आ रहे हो। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पढ़ाई जब पूरी की जा रही है तो रिजल्ट भी पूरा ही चाहिए, नो कॉम्प्रो। इसे नोट करो। अब हम करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ज़्यादा नहीं करेंगे, 7-8 ही करेंगे, और ऐसे करेंगे कि तुम्हारे पीरियोडिक में और हाफ ईयरली में दोनों में हेल्प करे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे MCQ से। द नेचुरल नंबर। अच्छा एक चीज़ और, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये आज तक आए ना और अब आ जाए ना। क्या लिखा है यहाँ पे PYQ, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो हमसे बोर्ड में पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं, ठीक है। ध्यान से देखना। द नेचुरल नंबर 1 इज, हमें ये पूछा गया है जो 1 है वो प्राइम है, कंपोजिट है, दो प्राइम कंपोजिट दोनों है या एक भी नहीं है। सब तो ये सारी बातें बाद में। सबसे पहले तो ये समझें कि प्राइम और कंपोजिट होता क्या है। प्राइम कंपोजिट, प्राइम क्या होता है जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम क्या होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। और कंपोजिट क्या होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। प्राइम जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, कंपोजिट क्या होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अब हमें ये देखना है ये जो हमारा 1 है ये किस में आता है। पहली बात तो 1 के फैक्टर कितने हैं। 1 मेरी तरह है, जैसे मेरा कौन है, मेरा सिर्फ मैं ही हूँ, वैसे ही 1 का भी कौन है, 1 का सिर्फ 1 ही है, ठीक है। तो 1 का सिर्फ एक फैक्टर है, 1 का सिर्फ एक फैक्टर है इसका। और अगर भाई 1 के अलावा किसकी टेबल में आता है, किसी की टेबल में नहीं आता है। तो 1 का सिर्फ एक फैक्टर है, 2 भी नहीं हो रहे हैं। अब अगर 2 फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब प्राइम तो नहीं हो सकता, और 2 से ज़्यादा तो बिल्कुल ही नहीं है। जब 2 ही नहीं है तो कंपोजिट भी नहीं हो सकता। तो जो 1 है वो हमारा ना तो प्राइम होगा ना तो कंपोजिट होगा, डी, ठीक है। अब ये मत कहना भैया ये क्या वाहियात क्वेश्चन करा रहे हो, ये तो सबको पता है। सबको नहीं पता है। सबको अगर पता होता तो ये इंपॉर्टेंट ना होता। सबको नहीं पता है, ये आधे बच्चे गलत कर जाते हैं, इसलिए मैंने बताया ये। और ये रिपीटेडली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये समझ में आया, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है और प्राइम के लिए एटलीस्ट हमें 2 चाहिए। एटलीस्ट क्या, ओनली 2 तो चाहिए ही चाहिए। तो 1 प्राइम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 फैक्टर नहीं है और 2 से ज़्यादा भी नहीं है, तो कंपोजिट भी नहीं होगा। नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। पहला क्वेश्चन खत्म। इस तरफ कर लेते हैं, ज़रा लिखने की थोड़ी जगह भी होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 × 11 × 13 + 3, 3 × 11 × 13 + 3, इसकी बात हो रही है। अब सुनो, ये जो क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन तुम्हें आता है। अब सुनो, ऐसा जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ये तुम्हें आता है। कैसे आता है, अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था, एक्सरसाइज 1.1 में सेम क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तो ये कि इसको पहले पूरा सॉल्व करो। क्या तरीका है, 13 3 39, 39 का 13 3 39 और 39 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 तो भाई 39 का 11 से करो तो 429 + 3 432। एक तो ये तरीका है, इसे पूरा सॉल्व कर लो। और दूसरा तरीका ये है कि हमें दिख रहा है यहाँ पे 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। 3 बाहर आ गया, 1 बचा। इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये तो एक मेथड हो गया, पूरा सॉल्व करो। दूसरा मेथड ये बता रहा हूँ, 3 कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन ले लो। 3 बाहर आ गया, 1 बचा, × 11 × 13 और +3 ये भी बाहर आ गया तो 1 बचा। क्या किया है, यहाँ पे और यहाँ पे हमने 3 कॉमन लिया है, कुछ भी नहीं किया है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट में क्या आएगा, अच्छा ये × कहाँ से आ गया, जब अंदर बाहर कुछ नहीं साइन होता है ब्रैकेट का तो मल्टीप्लाई मानते हैं। 13 का 11 से करेंगे 143 आएगा, और 13 × 11 143, और 143 में 1 जोड़ेंगे 144। अब देखो यहाँ पे 1 के अलावा 2 फैक्टर्स और आ गए, नहीं आया। फिर से 1 तो सबका फैक्टर होता ही होता है, तो इसका भी एक फैक्टर और क्या मान लेंगे, 1 के अलावा 2 फैक्टर यहाँ पे हो गए, तो 2 और 1 3 फैक्टर हो गए। 3 फैक्टर हो गए तो मिनिमम हमें कंपोजिट नंबर के लिए क्या कितने फैक्टर चाहिए होते हैं, 3 ही चाहिए होते हैं। तो 1 के अलावा एक तो 1 ही होगा और 2 यहाँ पे हो गए, तो 1 और 2 3, तो 3 फैक्टर क्योंकि हो गए, मोर देन 2 होगा, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। समझ में आ गया, ठीक है। कठिन था क्या, कठिन तो बिल्कुल नहीं था।
ये एक कंपोजिट नंबर होगा। क्यों होगा कंपोजिट नंबर? इसलिए होगा क्यों, क्योंकि 1 के अलावा यहाँ पे 2 फैक्टर्स और आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है 2019 से लेकर 2023 के बीच में। ठीक है, 24, 25, 26 में ये क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन 2019 से लेकर 23 में 1-2 बार पूछा गया और दोबारा रिपीट होने के इसके हाई चांसेस हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसे नोट कर लेना, और नोट नहीं करना तो समझ तो अच्छे से लेना। हमने क्या किया है, पहले हमने 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन लेने के बाद हमने यहाँ सॉल्व कर दिया, 144 आ गया, 1 के अलावा यहाँ पे 2 फैक्टर्स और आ रहे हैं, इसलिए कैसा हो गया कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, जिसका मैंने पॉज करके नोट कर ले, रफ करने जा रहे हैं। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला क्वेश्चन, देखेंगे क्या कहा जा रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ प्लैंक दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर द लेंथ 4 मीटर 20 सेंटीमीटर एंड 5 मीटर 4 सेंटीमीटर एग्जैक्टली इन द लीस्ट टाइम। अब यहाँ पे एग्जैक्टली एक शब्द आ रहा है, एग्जैक्टली का मतलब तुम्हें नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इधर देखो, ये मार्कर है, ये मेरा मार्कर है, और सपोज इस मार्कर से मैं इस बोर्ड की हाइट नाप रहा हूं, 1 2 3 4। अब देखो ऊपर का जो इतना हिस्सा है ये बच गया, मतलब ये जो मार्कर है इसको एग्जैक्टली मतलब ये जो मार्कर है ये इसकी हाइट को एग्जैक्टली मेजर नहीं कर रहा है। अगर ये मार्कर मेरा आखिरी पॉइंट पे पूरा यहां तक आता तो ये एग्जैक्टली मेजर कर रहा होता। अगर ये इतना हमारा पार्ट ना बचता, अगर ये जो मार्कर है हमारा मैं यहां पे रखूं, फिर यहां पे रखूं, फिर यहां पे, फिर ऐसे पूरा ऊपर तक आता तो एग्जैक्टली मेजर करता, पर अभी एग्जैक्टली मेजर नहीं कर रहा है क्योंकि थोड़ा सा हिस्सा ऊपर हमारा बच रहा है। तो एग्जैक्टली का ये मतलब होता है, ठीक है, इन द लीस्ट टाइम। समझना, ये जो मार्कर है ये इस पूरी हाइट को अभी इतना पार्ट बच रहा है ना, ये इस पूरी हाइट को तब मेजर करेगा जब इसकी लेंथ और इसकी हाइट जब इसकी जो लेंथ है और वो इसकी हाइट का फैक्टर होगा। नहीं आया, सपोज ये हाइट है 25 सेंटीमीटर, बात को समझना, ठीक है, क्योंकि यहां पे एक शब्द आ रहा है लीस्ट। अब जब लीस्ट शब्द आएगा तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि अरे ये तो एलसीएम है, वो आंखें बंद करके फटाफट से एलसीएम निकाल देंगे। नहीं, ये गलती है, इसलिए मैं बता रहा हूं। सपोज ये हाइट है 25 सेंटीमीटर है, ठीक है तो खैर ज्यादा, लेकिन सपोज कर लेते 25 सेंटीमीटर है, और मैंने माना जो इसकी लेंथ है सपोज वो है 5 सेंटीमीटर, तो 25 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। अगर ये 25 होगा और ये 5 होगा तो ये पूरा एग्जैक्टली मेजर कर देगा 5 बार में। ठीक है, सपोज इसकी हाइट है 40 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है या इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो 40 और 10 से डिवाइड होगा, मतलब 1 2 3 10 4 40, तो 4 ही बारी में ये पूरा एग्जैक्टली डिवाइड या पूरा एग्जैक्टली मेजर कर देगा। ये मार्कर इसको पूरा एग्जैक्टली मेजर कर दे, इसके लिए हमें क्या जरूरत है कि इसकी जो लेंथ है वो इसका क्या होना चाहिए, फैक्टर। तो क्या होना चाहिए, फैक्टर। अब सुनो, और फैक्टर किसमें आता है, देखो 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है एलसीएम, यहां पे एम का मतलब क्या होता है, मल्टीपल, और एक होता है एचसीएफ, एफ का यहाँ पे क्या मतलब होता है, फैक्टर। तो हमें ये चाहिए कि जो भी प्लैंक, अच्छा सॉरी मैंने बताया नहीं प्लैंक का क्या मतलब होता है, प्लैंक का मतलब होता है लकड़ी का टुकड़ा या एक प्लाई का टुकड़ा। ठीक है, तो हमें एक लेंथ ऑफ प्लैंक निकालना है जो इन दोनों को एग्जैक्टली मेजर कर दे, और एग्जैक्टली कब मेजर करेगा, जब ये इन दोनों का क्या होगा, फैक्टर। और फैक्टर के लिए हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ, इसलिए हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, एचसीएफ। 4 मीटर 20 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे ये है कि ना ये मीटर का हो पा रहा है ना बेचारा सेंटीमीटर का हो पा रहा है, ये बीच में खेल रहा है। तो हम इसको पहले करेंगे सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, और 4 मीटर में कितने होंगे, 4 × 100। नोट कर लेना ये वाला, 4 × 100 400, और 400 में 20 जोड़ेंगे तो 420 आएगा। ठीक है, अब आता है 5 मीटर 4 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर क्या होता है, 5 × 100 करेंगे सेंटीमीटर के लिए, और +4, तो आंसर आएगा 5 × 100 500, और 500 में 4 जोड़ेंगे तो 540, नहीं 504 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ क्यों निकालेंगे, अभी बताया था मैंने। ये जो यहाँ पे लिखा है ना, इन द लीस्ट टाइम, इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना। लीस्ट का मतलब ये नहीं एलसीएम निकाल दो, ये लीस्ट लिखा ही इसलिए कि तुम बेवकूफ बनो। ये जो लीस्ट शब्द यहाँ पे जानबूझ के दिया गया है, वो दिया ही इसलिए गया है कि आप बेवकूफ बने। ठीक है, तो 420 504,
420 504। अब HCF निकालने के निरे तरीके हैं, तुम जैसे चाहो वैसे निकालो, चाहे लॉन्ग डिवीजन से निकालो, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो, जैसे मन वैसे निकालो। मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल रहा हूँ। 221 जा 2 1 जा 2 5 जा 5 2 जा 5 1 जा 3 7 जा 7 1 जा 225 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 26 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 7 जा 7 1 जा। ठीक, अब इसके फैक्टर्स लिखेंगे। 420 फ्रॉड, तो 22537 22537 क्रॉस लगा लो बीच में। 222337 22237। अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कॉमन क्या है। 1 2 3 और 7 7 कॉमन है, तो 2 × 2 × 3 × 7। ठीक है, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 7 जा 84। तो आंसर आ गया हमारा 84 सेंटीमीटर। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, घुमाया हुआ क्वेश्चन, बच्चों को कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन या यही एग्जाम में क्या आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इसे ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये तो जो एक लकड़ी का टुकड़ा जिसकी लेंथ कितनी होगी 84 सेंटीमीटर होगी, वो इन दोनों को एग्जैक्टली मतलब पूरा पूरा मेजर कर देगा बिना उसका पार्ट छोड़े। समझ में आया? तो आंसर हमारा क्या होगा 84 सेंटीमीटर। 84 सेंटीमीटर आंसर हुआ। उसका क्या मतलब है कि जो 84 सेंटीमीटर का प्लैंक होगा वो इन दोनों लेंथ को एग्जैक्टली पूरा पूरा मेजर कर देगा। जिसका मन नोट कर ले। अब हम करने जा रहे हैं अगला क्वेश्चन। रफ कर रहा हूं उसे मैं, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला क्वेश्चन। देखें क्या कहा जा रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, आ चुका है, और ऐसा क्वेश्चन दोबारा आने की पूरी संभावना है। 2 मार्क्स में पूछा गया था पिछली बार ये। इफ द HCF ऑफ 210 and 55 इज एक्सप्रेस्ड एज 210 × 5 + 55m। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं फर्जी करा रहा हूँ, ये एग्जाम में नहीं पूछे गए, तो तुम ये सारे क्वेश्चन गूगल पे चेक कर सकते हो। 210 × 5 + 55n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आंसर देखेंगे इसका। हमें यहाँ पे ये बोला गया है कि इन दो नंबरों का जो भी HCF होगा उसे इस फॉर्म में लिखा गया है, तो हमें m का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पहले हम दोनों का HCF निकालेंगे। अब चलो HCF निकालते हैं पहले। 210 55 5 4 जा 5 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 सॉरी 3 7 जा 7 1 जा 5 11 जा 11 जा 1 जा। अब देखो, अब मैं लंबा चौड़ा नहीं कर पाऊंगा। 5 2 इसे अच्छे से बना देता हूं मैं। 3 7 मजा आ रहा है आज क्वेश्चंस करने में। 5 5 कैसा है? कॉमन। 5 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है भाई, तुम देख सकते हो। तो हमारा HCF क्या हो गया 5। अब जो हमारा 5 है, जो हमारा 5 है उसे किस फॉर्म में लिखा गया है 210 × 5 + 55n। ठीक है, ये जो हमारा 5 है यही हमारा HCF है, और इसे किस फॉर्म में लिखा गया है इस फॉर्म में। तो देखते हैं 5 = 210 × 5 + 55m। अब तुम कहोगे भैया थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा? हाँ लग रहा है, सॉल्व करो चुपचाप, आंसर आएगा। तो 5 = 10 5 जा 50 2 5 जा 10 + 55m। ये प्लस हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा। ऊपर कर लेते हैं, नीचे जगह नहीं है। ये प्लस हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा। तो 5 - 1050 = 55m। प्लस माइनस देखो, 5 प्लस का ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 1050 में से 5 चला गया, तो 1045 माइनस का और इक्वल टू 55m। अब 55 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसे करेंगे सिंप्लीफाई। 5 से काट रहा हूं। 5 11 जा 5 2 जा 4 कटेगा नहीं, 0 5 9 जा 45 11 1 जा 11 20 है, 11 1 जा 11 9 बचा, 9 और 9 9 और ये वाला 9 99 11 9 था 99। तो m हमारा कितना आ गया माइनस का 19। m हमारा कितना आ गया माइनस का 19। ये क्वेश्चन तुम्हारे पीरियोडिक में हाफ ईयरली में आ सकता है, टीचर दे सकता है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। और एक चीज, HCF से तुम निकाल लोगे एग्जाम में, लेकिन HCF जब इसका 5 आएगा और ये लंबी चौड़ी वैल्यू देख के सबको लगेगा अरे शायद मैंने कुछ गलती कर दी है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सही कर रहे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम सही कर रहे हैं, लेकिन आंसर से ऐसे उल्टे सीधे आ जाते हैं कि हम सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, अरे यार शायद मैं गलत कर रहा हूं। ऐसा नहीं है, तुम्हें सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना है, क्वेश्चन जो कह रहा है उसे फॉलो करना है। तुम्हारा आंसर भले ही आधा किलो बिरयानी और चटनी है,
भले ये आ रहा है तुम्हारा सही है, अगर तुम प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, अगर तुम चीज़ें सही से कर रहे हो, तुम्हारा आंसर सही है। ऐसा जब आंसर ज़्यादा निगेटिव में आता है, जब आंसर ज़्यादा अजीब आता है, तो हमें लगता है हम गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, तुम सही कर रहे हो। वो क्वेश्चन दिया इसलिए गया है कि तुम सेल्फ डाउट में आके अपना सही आंसर काट दो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म, इसे नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट। अब ग्रेटेस्ट देख के कई बच्चों को लगेगा कि HCF की बात हो रही है क्योंकि ग्रेटेस्ट लिखा है। नहीं, ऐसा नहीं है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 10,000 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 48, 60 एंड 65। अब सुनो मेरी बात, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। ये एग्जाम में आ चुका है, पर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। अगर आया तो 3 नंबर में आएगा या फिर नहीं आएगा, क्योंकि चैप्टर वन से सेक्शन C और D में कम ही पूछते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 से सेक्शन C और D में कम ही पूछते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर आता है तो 3 मार्क्स का आता है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 10,000 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल। हमें कोई नंबर निकालना है जो इससे 10,000 से छोटा होना चाहिए और इन तीनों से डिवाइड होना चाहिए। अच्छा, इन तीनों से डिवाइड होना चाहिए, इसका मतलब इन तीनों का क्या होना चाहिए? मल्टीपल। समझना, अगर कोई नंबर ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल 10 है, छोटी बात करते हैं, 10 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा। 10 जो है 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा। क्यों होगा? क्योंकि 10 इन तीनों का मल्टीपल है। 1 के टेबल में 10 आता है, 1 10 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10। क्योंकि 10 इन तीनों का मल्टीपल है, इसीलिए इन तीनों से डिवाइड होगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब यहां पे हमें एक नंबर चाहिए जो इन तीनों से डिविजिबल हो। मतलब हमने माना कोई नंबर है हमारा x, वो 48 से भी डिवाइड होना चाहिए, 60 से भी डिवाइड होना चाहिए और 65 से भी। वो ऐसा तभी हो सकता है जब वो इन तीनों का मल्टीपल हो, इन तीनों की टेबल में आ रहा हो। जैसा 10 1 2 5 की टेबल में आ रहा था, तो 10 तीनों का मल्टीपल था। ऐसे ही जब x तीनों का मल्टीपल होगा तभी x इन तीनों को तभी जो x है वो इन तीनों से डिवाइड होगा। समझ में आया? तो इसलिए, और मल्टीपल के लिए हम क्या निकालते हैं? मल्टीपल के लिए हम निकालते हैं LCM। लिख लेते हैं यहाँ पे, मल्टीपल के लिए हम निकालते हैं LCM। तो अब हम निकालेंगे इन तीनों का LCM। 48, 60 और 65। 2 2 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 3 ज़ा, 65 नहीं कटेगा। 2 12 ज़ा, 2 15 ज़ा, 3 4 ज़ा, 3 5 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, 5 1 ज़ा, 5 13 ज़ा। सॉल्व कर लिया है हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, 48 5 ज़ा 240, और 240 का 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड में। अरे यार इतनी देर में पूरे ही लिख लेते हैं। 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 5 13 2 2 5 into 13। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, 48 5 ज़ा 240। तो आंसर आएगा 3120। तो इसका एलसीएम हमारा कितना आ गया? 3120 ये आ गया। अब ये जो एलसीएम आया इसको हम इससे डिवाइड करेंगे 10,000 से। भाई जो हमारा नंबर है वो किससे कम होना चाहिए? 10,000 से। तो ये जो एलसीएम आ गया इसको हम डिवाइड करेंगे 10,000 से। इसको रफ कर लेते हैं, नोट करना चाहो नोट कर लो, पॉज करके मतलब। ठीक है, तो जो हमारा एलसीएम है वो कितना आया है? 3120। अब सुनो कहानी आगे। थ्री बार कटेगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा 3, क्योंकि 3 टाइम्स कटेगा और रिमाइंडर बचेगा 640। अब सुनो, जो रिमाइंडर बच रहा है हम चाहते हैं जो हमारा नंबर है वो 10,000 से कम हो और इन तीनों से डिविजिबल हो। तो हमने क्या किया? इन तीनों का एलसीएम निकाला। एलसीएम ये रहा हमारा, ये हमारा एलसीएम है।
एलसीएम को हमने 10,000 को हमने एलसीएम से डिवाइड किया, जो हमारा रिमाइंडर आएगा इसको हम इससे क्या कर देंगे माइनस। तो 10,000 में जब हम 640 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 9360। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हमारा एक ऐसा नंबर है जो 10,000 से कम है और इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। फिर से मैं समझा देता हूं हमने क्या किया है। इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल वही होगा जो इन तीनों का एलसीएम होगा। एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद हमने इससे कम चाहिए तो इससे हमने डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया वो इसी से हमने माइनस कर दिया। ये आ गया हमारा आंसर। ये हमारा ऐसा नंबर है जो 10,000 से कम होगा और इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। जिसको डाउट है करके देख ले, जिसको डाउट है करके देख ले। और ऐसा क्वेश्चन जनरली एग्जाम में या तो नहीं आएगा, और अगर आया तो सीधा 3 नंबर में पूछ लेंगे। ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं आता है, ये सीधा 3 नंबर पे पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन। एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, रफ करने जा रहा हूं उसे मैं। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला क्वेश्चन। देखें क्या कहा जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन एक करा देना बहुत जरूरी है कि एग्जाम में पूछ सकते हैं। द लार्जेस्ट नंबर डेट डिवाइड 70 and 125 विच लीव्स द रिमाइंडर। ठीक है, हमें एक ऐसा नंबर, हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो जब 70 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 5 आना चाहिए और 125 को डिवाइड करे तो 8 आना चाहिए। समझ में आया? नहीं आया? समझो। 70 हमने माना कोई नंबर है x, वो 70 को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 5। और जब वो 125 को डिवाइड कर रहा है, x 125 को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर नीचे कितना आना चाहिए 8। अब समझ में आया? अब आ गया होगा। ठीक है, तो जब 70 को डिवाइड करें तब रिमाइंडर कितना आना चाहिए 5। तो हम 70 में से 5 को डिवाइड कर लेंगे। हम 70 में से 5 को डिवाइड नहीं माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा 65। और 125 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना चाहिए हमें? रिमाइंडर चाहिए हमें भैया 8। तो 8 माइनस कर लो 117। ठीक है, अब ये जो 2 नंबर आए हैं इनका एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ क्यों? क्योंकि लार्जेस्ट की बात हो रही है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ और लार्जेस्ट। ठीक है, एचसीएफ में क्या आता है एच फॉर हाईएस्ट, और यहाँ किसकी बात हो रही है लार्जेस्ट, इसलिए। तो 65 और 117 प्राइम फैक्टराइजेशन से करें दूसरे मेथड से करें? दूसरे से कर देते हैं चलो, या नहीं, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाया तो उससे ही करूँगा। 117 13 5 ज़ा 65, 13 9 ज़ा 117, 5 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 3, 1 ज़ा क्या कॉमन आ रहा है 13। तो एचसीएफ भी क्या हो जाएगा इसका 13। मतलब 13 एक ऐसा नंबर है, या यूं कह लो कि 13 वो लार्जेस्ट नंबर है जो 70 को डिवाइड कर देगा, 125 को भी डिवाइड कर देगा, और 70 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 5, और 125 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 8। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ऐसे ही करना है कि 70 से बोला गया है कितना रिमाइंडर आना चाहिए 5। जिस नंबर से जितना रिमाइंडर बोला गया है उतना माइनस कर दो। 70 से 5 माइनस किया, 65 125 से 8 माइनस किया 170, और दोनों का एचसीएफ निकाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, आसान सा था। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने की चांसेस हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है, खूब पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, नोट कर लेना। करने जा रहे हैं अगला क्वेश्चन। प्रूव दैट 2 + 5√3 इज एन इर्रेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज अ इर्रेशनल नंबर। हमें ये प्रूफ करना है कि ये पूरा एक इर्रेशनल नंबर है, और हमें ऑलरेडी दिया गया है कि जो √3 है वो भी एक इर्रेशनल नंबर है। सामने लिखा है, दिखाई दे रहा होगा, सीबीएसई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरी बात, ऐसे क्वेश्चन 2019 तो छोड़ो, हर साल लगभग पूछ ही लिए जाते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, और जो मैथ बेसिक होता है उसमें भी और स्टैंडर्ड दोनों में, मतलब ऐसा एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है, तो हमें ये इर्रेशनल प्रूफ करना है, तो हम हमेशा की तरह पहले क्या मानेंगे कि ये क्या है रेशनल। तो लेट 2 + 5√3 बी अ रेशनल नंबर। ठीक है, लेट 2 + 5√3 बी अ रेशनल नंबर। तो अगर रेशनल नंबर है तो किस फॉर्म में होगा p/q फॉर्म में, और डब्बे में लिखेंगे वेयर p, q क्या है को प्राइम। अब मैंने क्या सिखाया था कि रूट को छोड़ के जो कुछ भी है दूसरी तरफ भेज देंगे।
रूट को छोड़ के जो भी है दूसरी तरफ भेज देंगे। तो 5√3 इक्वल टू P अपॉन Q, और Q प्लस का इधर का माइनस का हो जाएगा P माइनस 2 इंटू Q, 2Q अपॉन Q। 5√3 में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे आएगा तो क्या होगा, डिवाइड। तो इसका अगला स्टेप आगे लिख रहा हूँ, तो √3 इक्वल टू P माइनस 2Q अपॉन 5Q। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत है? फिर से बता देता हूं, हमने माना ये एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है तो किस फॉर्म में होगा, PYQ फॉर्म में होगा, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। 2 प्लस का इधर गया माइनस का हो गया, एलसीएम ले लिया, 5 भी नीचे आ गया अपॉन में। अब देखो P और Q क्या है, को प्राइम। ठीक है, नीचे लिख रहा हूं P, Q आर को प्राइम। ऑल्सो 2 और 5 क्या है, रेशनल नंबर। 2, 5 आर रेशनल नंबर। 2 और 5 तो रेशनल नंबर होते हैं, सबको पता है। इस लॉजिक के हिसाब से ये पूरा कैसा हो गया, सो P माइनस 2Q अपॉन 5Q इज ऑल्सो रेशनल। ठीक है, और जब ये पूरा रेशनल हो गया और बीच में क्या लगा है, इक्वल, और जब ये अगर ये पूरा रेशनल है तो जो इक्वल में वो भी रेशनल होगा। तो इसके बाद मैं ऊपर लिख रहा हूं, सो √3 इज ऑल्सो रेशनल। अगर ये पूरा रेशनल है और बीच में क्या लगा है, इक्वल, तो रेशनल के इक्वल में जो होगा वो भी रेशनल होगा। तो हमने लिख लिया सो √3 इज ऑल्सो रेशनल, बट वी नो डैट √3 इज इरेशनल। हमें तो पता है ना, बट √3 इज एन इरेशनल। अब यहाँ पे दो बातें हो गई, भाई ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा इस लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि भाई जो इक्वल में वो भी रेशनल हुआ। पर हमें क्वेश्चन में दिया गया और हम खुद भी जानते हैं कि जो √3 है वो कैसा नंबर है, इरेशनल। तो इसका मतलब क्या हुआ, विच मीन्स आवर assumption was wrong, our assumption was wrong। हमने जो माना था वो गलत है। हमने क्या माना था, हमने ये माना था, ये कैसा हो गया, गलत। विच मीन्स आवर assumption was wrong and 2 + 5√3 is an irrational number। भाई ये जो लैंग्वेज लिखते हैं ना नीचे, इसका बहुत फर्क पड़ता है। ये जो आप लैंग्वेज लिखते हो, इस लैंग्वेज में जितनी क्लैरिटी होगी वो क्लैरिटी बताएगी एग्जाम चेक करने वाले को, तुम्हारे एग्जामिनर को, कि तुम्हें क्वेश्चन आता है या तुमने आसपास से टीप के लिख दिया है, तुम्हें क्वेश्चन आता है या तुमने रट्टा मार मूर के बस लिख दिया। ये जो नीचे हम लैंग्वेज लिखते हैं, कई टीचर शॉर्ट लिखाते हैं, मैं लंबा लिखा रहा हूँ, मुझे पता है मैं ये लैंग्वेज बहुत लिखा देता हूँ, लेकिन ये लैंग्वेज क्लैरिटी बताती है इस बात की, हाँ सर हमें आता है, हम रट्टा मार के नहीं लिख रहे हैं, हम ना किसी से टीप के लिख रहे हैं। ये जो लैंग्वेज होती है ये तुम्हें साफ सुथरी और अच्छी लिखनी है, ताकि चेक करने वाले पे इंप्रेशन पड़े, नंबर तुम्हें पूरे देते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं टूटी फूटी लिख देते हैं, सो P एंड Q आर को प्राइम, सो √3 इज रेशनल बट वी नो डैट इट इज रेशनल, सो आवर assumption was wrong। टूटा फूटा लिख देते हैं, चेक करने वाला समझ जाता है तुम्हें कितना आता है। ठीक है, जो चेक करने वाला होता है वो लैंग्वेज पढ़ के समझ जाता है कि तुम्हें कितनी नॉलेज है। ये लैंग्वेज जो हम लास्ट में लिखते हैं ये साफ सुथरी और क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए, ज़रूरी है ये। ठीक है, पहले मैंने ये किया, उसके बाद मैंने ये लिखा, फिर मैंने ये लिखा, इसे मिक्स मत कर देना, ध्यान से लिखना अगर लिख रहे हो तो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसे मैं रफ करने जा रहा हूँ, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा, बिल्कुल आएगा, दौड़ के आएगा। रफ कर रहा हूँ इसे मैं। तो हम करने जा रहे हैं आखिरी क्वेश्चन, वीडियो लंबी होती जा रही है, इसको हम करेंगे और वीडियो को करेंगे ख़त्म। द HCF ऑफ 65 and 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 65 and -117। ऐसा क्वेश्चन अभी हम कर भी चुके हैं थोड़ी देर पहले। 65 और 117 का हम क्या निकालेंगे, HCF। 13 5 जा, 13 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा और 5 1 जा। 13 और 13 क्या है, कॉमन है ना, तो HCF हमारा कितना आ गया, 13। अब ये जो HCF 13 आया, इसे किस फॉर्म में लिखा गया है, जो HCF है 13 इसे किस फॉर्म में लिखा है, 65 and -117। लाइन करो पहले, जो हमारा HCF है
इसे लिखा गया इस फॉर्म में, तो ये इसके इक्वल रख लेंगे 65n माइनस 117, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, 130 आएगा। जब ये इधर जाके प्लस होगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, तो 130 आएगा। 65 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आएगा नीचे क्या होगा, डिवाइड, तो 130 अपॉन 65, 13 5 ज़ा 13, 10 ज़ा 5, 2 ज़ा एन हमारा कितना आ गया 2, ठीक, ख़त्म। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैंने सारे क्वेश्चन लपेट दिए, प्रीवियस ईयर के मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए, ऐसा नहीं है। मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट हैं, पीरियोडिक में भी पूछ सकते हैं, हाफ ईयरली में भी पूछ सकते हैं, मैंने सिर्फ वो कराए हैं। 7-8 क्वेश्चन मैंने तुम्हें सब पढ़ लिया, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है, आज की वीडियो में हमने सीख लिया रेशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल क्या होता है, चैप्टर के एक्सरसाइज कवर कर लिया, और ये पूरा 7-8 क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा पढ़ लिए जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। अब अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो भाई बधाई हो, तुम वाकई में एक मतलब मेहनती बच्चे हो। अगर तुमने पूरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो इसका मतलब भाई तुम वाकई में तुम पढ़ाई वाले बंदे हो, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है बहुत से बच्चे होते हैं नहीं देखते हैं 2 ढाई 3 घंटे की वीडियो, वो 2 ढाई घंटे पबजी खेल के निकल लेते हैं, कोई बात नहीं। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद है तो लाइक करो, ठीक है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो तुम इसे ज़रा लाइक करो, मुझे ज़रा संदेश भेजो कि भैया जो तुमने बताया वो हमें समझ में आया, पसंद आया। अगर मेरी बात तुम्हें समझ में आई तो ज़रा कमेंट करके बताओ, ठीक है। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आई, तो मेरी क्वेश्चन समझ में आए, मैंने जो भी समझाया तुम्हें समझ में आया, तो तुम ज़रा कमेंट करके बताओ कि हाँ भैया हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है, कोई गलती मुझसे हो गई हो, मैं तुम्हें ठीक से ना समझा पाया हूँ, वो भी बताओ, सब कुछ ज़रूरी है। कस्टमर रिव्यूज़ इंपॉर्टेंट, जब तक आप बताएंगे नहीं हम जानेंगे कैसे, ठीक है। तो देखते हैं, अब बनाएंगे फटाफट अगली वीडियो पॉलिनोमियल्स पे, उसमें भी हम लोग यही करेंगे, पहले हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।